हमारी कहानी एक ऐसी दुनिया में शुरू होती है जहां हर कोई अपनी बचत मंदिरों में डाल देता है। हर एक पैसा इंसेंस में बदलते हुए ताकि सुबह से लेकर शाम तक जलता रहे। भले ही वे खुद को भूखा रखकर सिर्फ स्किन और बोन्स बन जाएं, वे सुनिश्चित करते हैं कि धुआं कभी रुकता नहीं, क्योंकि यह एक डिवाइन मिरेकल्स की दुनिया है। हम देखते हैं कि जब तक कोई पर्याप्त इंसेंस चढ़ाता है, वे गॉड्स तक पहुंच सकते हैं, एक ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हैं और सोसाइटी के बिल्कुल टॉप तक चढ़ सकते हैं। हालांकि सबसे पॉपुलर गॉड्स इतने ऑफरिंग्स से ओवरवेल्म्ड हैं कि वे अक्सर पैसा ले लेते हैं और बिल्कुल कुछ नहीं करते। सच कहें तो ये थोड़ा स्कैम है। मार्कस ने फैसला किया कि अंडरडॉग्स को सपोर्ट करना बेहतर है। जहां दूसरे लोग लंबी लाइफ के लिए लॉन्जेविटी के गॉड से प्रार्थना करते हैं, वह अपने सारे चिप्स अंडरवर्ल्ड के किंग पर लगाता है। उम्मीद करता है कि बस उसका नाम बुक ऑफ द डेड से मिटा दिया जाए। जहां दूसरे लोग वेल्थ के गॉड से फॉर्चून मांगते हैं, वह अनऑफिशियल वेल्थ के गॉड के साथ पार्टनरशिप चाहता है। यह एक बोल्ड स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसकी इमीडिएट प्रॉब्लम वास्तव में कुछ कैश ढूंढना है। पैसे के बिना वह एक सिंगल स्टिक ऑफ इंसेंस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। किस्मत से अपनी पास्ट लाइफ में एक प्रीस्ट होने के कारण मार्कस डिवाइन हायरार्की को पूरी तरह जानता है। ज्यादातर लोग सिर्फ फॉर्चून के फेमस फेसेस को जानते हैं, जैसे ग्रेट लॉर्ड जाओ या लेजेंडरी जनरल ग्वान। उन्हें पता नहीं है कि वास्तव में वेल्थ के 5 अलग अलग गॉड्स हैं और बाकी 3 लगभग पूरी तरह भुला दिए गए हैं। वहां ईस्टर्न लॉर्ड बाई और सदर्न लॉर्ड चाय है और फिर सेंट्रल लॉर्ड चाय है। लॉर्ड बाई को छोड़कर, जो थोड़ा जाना जाता है, ज्यादातर लोग दूसरों को पहचान भी नहीं पाएंगे अगर वे उनके पास से गुजरे। ऐसा लगता है कि इलीट गॉड्स के बीच भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें ठंड में छोड़ दिया गया है और इसीलिए मार्कस बिना और समय बर्बाद किए अपनी किस्मत आजमाने के लिए ग्रेट वेल्थ टेम्पल जाने का फैसला करता है। वह जल्दी ही मैन हॉल पहुंचता है और डिवाइन सीट्स का एक मैप पाता है अपनी खोज शुरू करते हुए। लॉर्ड जाओ के टेम्पल जितनी विशाल जगह में दर्जनों श्राइन्स फैले हुए हैं। हालांकि एक पल ऑब्जर्व करने के बाद वह एक काफी पेक्यूलियर प्रॉब्लम नोटिस करना शुरू करता है। इस विशाल कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी डेटी के अलावा लोअर टियर गॉड्स कहीं दिखाई नहीं देते। वह सोचता है कि फॉरगॉटन वंस की पूजा करने की उसकी ग्रैंड प्लान शुरू होने से पहले ही फेल होने वाली है। लेकिन फिर कुछ उसकी नजर पकड़ता है। मैप के कोने में छिपे हुए शब्द हैं बैकयार्ड, एक छोटा एरिया जो माइनर डिटीज की लंबी लिस्ट से भरा हुआ है। जैसे ही उसकी आंखें नामों को स्कैन करती हैं, वह अचानक रुक जाता है। उसकी प्यूपिल्स सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वह एक खास नाम देखता है। वहां लिखा नाम है लॉर्ड चाय, अनऑफिशियल वेल्थ का गॉड। स्टाफ मेंबर मार्कस को शुद्ध डिस्डेन की नजर से देखता है और अनिच्छा से 3 स्टिक्स ऑफ इंसेंस निकालता है और ठंडे स्वर में पूछता है कि वह किस डेटी से मिलने जा रहा है। जब वह सुनता है कि यह लॉर्ड चाय है, वह बैफल्ड हो जाता है। आखिर कोई क्यों ग्रेट लॉर्ड जाओ को इग्नोर करेगा किसी ऐसे के लिए? वह कहता है कि उसने वर्षों से ऐसे ऑब्सक्योर गॉड के लिए एक भी पिलग्रिम नहीं देखा। सच कहें तो उसे लगता है यह टाइम की वेस्ट है। वह पूछता है क्या मार्कस बिल्कुल श्योर है, और एक नोड मिलने पर वर्कर बस चकल करता है और डिसबिलीफ में सिर हिलाता है। एक तेज जेस्चर के साथ इंसेंस पर लॉर्ड चाय का नाम दिखाई देता है। मार्कस उन्हें लेता है और सिक्योरिटी पैसेज की ओर बढ़ता है। अंदर जाने के लिए लाइन में इंतजार करते हुए हम उसके 2 पुराने क्लासमेट्स लिली और साइमन को एग्जिट से बाहर निकलते हुए देखते हैं। लिली उसे देखती है और पूछती है कि वह किस गॉड की पूजा करने वाला है, लेकिन मार्कस जवाब देने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोल पाता। उससे पहले साइमन झुकता है और इंसेंस पर लिखे शब्दों की एक झलक पकड़ लेता है। तुरंत एक मॉकिंग शाउट ऑफ सरप्राइज निकालता है। वह लॉर्ड चाय का नाम चिल्लाता है हंसते हुए और पूछता है कि यह किस तरह का गॉड है। दावा करता है कि उसने उसके बारे में कभी नहीं सुना। लॉर्ड चाय का नाम हॉल में गूंजता है, हमारे प्रोटैगनिस्ट की ओर काफी अनवांटेड अटेंशन खींचते हुए। साइमन अपनी नौकरी जारी रखता है, कहता है कि वह वेल्थ के लिए प्रार्थना करना समझ सकता है, लेकिन यह चॉइस बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। वह पूछता है कि मार्कस ऑर्थोडॉक्स गॉड पर ही क्यों नहीं टिकता। वे शामिल हो जाते हैं। यंग मैन से कहते हैं कि इतने ऑब्सक्योर डीटी को चुनना निश्चित रूप से परफेक्टली गुड इंसेंस मनी की वेस्ट है। वे इंसिस्ट करते हैं कि इस टेंपल में लॉर्ड जाओ ही एकमात्र है जो वास्तव में सुनता है, जबकि जिसे मार्कस ने चुना है वह फेमसली इनइफेक्टिव है। एक आदमी तो उसे जीनियस भी कहता है, ऐसे टोन में जो बिल्कुल उल्टा सजेस्ट करता है। मार्कस बस उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने कभी वास्तव में कोशिश की है। वह उन्हें चैलेंज करता है, पूछता है कि वे इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि गॉड जवाब नहीं देगा अगर उन्होंने कभी पूछने की बॉदर ही नहीं की। साइमन इस पर जोर से एरोगेंट हंसी में फूट पड़ता है। वह समझाता है कि गॉड को यूजलेस माना जाता है क्योंकि लोगों ने अतीत में कोशिश की और कुछ नहीं मिला, इसलिए सबने बंद कर दिया। ये कॉमन सेंस है सच में। वह मार्कस से पूछता है कि क्या वह सच में सोचता है कि वही दुनिया का एकमात्र स्मार्ट व्यक्ति है जबकि बाकी सब फूल हैं। लिली बस चुपचाप देखती है। इस बार लिली वास्तव में साइमन के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करती है। वह मार्कस को समझाती है कि ये पॉपुलर डेटीज काउंटलेस लोगों द्वारा कई वर्षों में टेस्ट किए गए हैं। यही वजह है कि वे इतने रिवियर्ड हैं। इसके विपरीत जिसे वह पूजना चाहता है, साफ शब्दों में कहें तो वह उन गॉड्स में से एक है जो कट में जगह नहीं बना पाए। वह पूछती है कि क्या वह उसकी बात समझता है, लेकिन फिर साई करती है, नोटिंग करती है कि चूंकि उसने पहले ही मिलियंस इंसेंस पर खर्च कर दिए हैं, बात करने का कोई यूज नहीं। उन्हें इग्नोर करते हुए मार्कस साइंस को फॉलो करता है बैकयार्ड की ओर, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है वह पूरी तरह स्टंड हो जाता है। सामने के कोर्टयार्ड के ग्रैंड पवेलियंस और मैजेस्टिक स्टैचूज की तुलना में यह बैकयार्ड सिर्फ एक टोटल रूइन के रूप में ही डिस्क्राइब किया जा सकता है।
वीड से भरा हुआ और क्रम्बलिंग बिल्डिंग से भरा यह एक मेस है। सच में उसे लगता है टेंपल मैनेजमेंट काफी अनफेयर हो रहा है। भले ही यह गॉड पॉपुलर नहीं है, वह फिर भी एक डेइटी है। वे कम से कम बेसिक रिपेयर्स या मेंटेनेंस के साथ परेशान हो सकते थे, सिर्फ इसीलिए कि वे उसके लिए इंसेंस बेच नहीं सकते। वे उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा कि पुरानी कहावत कहती है, कपड़े आदमी बनाते हैं और सोना गॉड बनाता है। बैकयार्ड के इस तरह के डिके की स्थिति में होने के साथ यह कोई आश्चर्य नहीं है कि पिलग्रिम्स यहाँ वापस कदम रखने से इनकार करते हैं। जब पिलग्रिम्स आना बंद कर देते हैं, गॉड की पावर फीकी पड़ जाती है और श्राइन और भी ज्यादा रुइन में गिर जाता है। ये एक विशेष साइकिल बन गया है। मार्कस काफी समय तक खोज में बिताता है, इससे पहले कि वह अंततः डिब्री के बीच लॉर्ड चाई का श्राइन ढूंढ लेता है। छोटे श्राइन की रूफ टाइल्स टूट चुकी हैं और लॉर्ड चाई की क्ले स्टैचू पर सोने की पेंट छिल रही है। पूरा अल्टर पूरी तरह डेसोलेट दिखता है। एक पिटी की चुभन महसूस करते हुए मार्कस फैसला करता है कि वह अब भी अपनी प्रेयर्स शुरू नहीं करेगा। वह जमीन से कुछ इंटैक्ट टाइल्स उठाता है श्राइन की रूफ को ठीक करने के लिए और आसपास के वीड्स निकालना शुरू करता है। जब वह सफाई पूरी कर लेता है, वह अंततः अपने 3 स्टिक्स ऑफ इंसेंस जलाता है और उन्हें एक ट्रेडिशनल टाओइस्ट सैल्यूट में ऊपर पकड़ता है। ऑल्टर के सामने खड़े होकर वह डीएटी को इनवाइट करने के लिए सेक्रेड इनकैंटेशन का पाठ करना शुरू करता है, अपना मन एंशिएंट वर्ड्स पर केंद्रित करते हुए। वह जेड फर्नेस की प्रेयर का जाप करता है, ट्रू स्पिरिट को सेलेस्टियल रियल्म से उतरने और उसकी प्ली सुनने के लिए बुलाता है। जैसे ही कमांड के अंतिम शब्द शांत यार्ड में गूंजते हैं, वह किसी रिस्पॉन्स के किसी भी साइन के लिए एक सिंसियर हार्ट के साथ इंतजार करता है। समय बीतता है, सेकंड दर सेकंड, लेकिन स्टैच्यू मोशनलेस रहती है। इस बिंदु पर मार्कस नर्वस टेंशन की एक लहर महसूस करना शुरू करता है। वह शांत रहने की पूरी कोशिश करता है, बस स्टैच्यू के सामने घुटने टेकने का फैसला करता है, जबकि दोनों हाथों से इंसेंस ऊंचा पकड़े रहता है। उसे पता नहीं है, जैसे ही स्मोक ऊपर की ओर मुड़ती है, एक एसेंस की पतली धारा उस इंसेंस से उठती है और दूर बहने लगती है। ये 9 हेवंस के पार यात्रा करती है, एक गोल्डन पैलेस पर पहुंचती है जहां गॉड ऑफ वेल्थ अपने थ्रोन पर बैठा है। अपने मेडिटेशन मैट पर बैठे हुए लॉर्ड जेकब अचानक आश्चर्य में अपनी आंखें खोलता है। सोचता है कि एक मॉर्टल उसे कैसे प्रार्थना कर सकता है। आखिरकार काफी समय हो गया है जब किसी ने उसे इतनी सिंसियर इनविटेशन दी हो। तभी टेंपल के दरवाजे खुलते हैं जब एक अटेंडेंट दौड़ता हुआ अंदर आता है, प्योर जॉय के साथ चिल्लाते हुए, माय लॉर्ड, प्रेयर इंसेंस की एक धारा वास्तव में हमारे टेंपल में उड़कर आई है। जेकब जवाब देता है कि वह पहले ही इसे प्राप्त कर चुका है। आश्चर्यचकित है कि इतने लंबे समय के बाद भी मॉर्टल रेल में अभी भी कोई है जो उसे याद करता है। वह नोट करता है कि यह व्यक्ति डिवाइन कम्युनिकेशन की सीक्रेट आर्ट्स भी जानता है। सुझाव देता है कि उसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। एक क्यूरियस मुस्कान के साथ वह फैसला करता है कि अब लोअर रीलम में उतरने और खुद देखने का समय है। इस बीच टेंपल बैकयार्ड में वापस मार्कस इतने लंबे समय से घुटने टेक रहा है कि उसकी उंगलियां जलती हुई गर्मी महसूस करने लगती हैं। वह अपना सिर उठाता है, यह देखने के लिए कि इंसेंस लगभग खत्म हो चुकी है। यह महसूस करते हुए कि शायद एक कोशिश पर्याप्त नहीं थी। वह खुद से कहता है कि उसे क्लियर जजमेंट बनाने के लिए और ट्रायल्स चाहिए। इस इनिशियल साइलेंस से डिस्करेज्ड महसूस करने से इनकार करता है। पहली कोशिश में सक्सेस एक लग्जरी थी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह जाने की तैयारी करता है। लॉर्ड जेकब को एक अंतिम रिस्पेक्टफुल बाव देते हुए वह फुसफुसाता है कि वह किसी और समय डाइटी को डिस्टर्ब करने के लिए वापस आएगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है जाने के लिए, एक आवाज उसे रुकने का आदेश देती है। एक एथेरल होली आवाज उसके पीछे गूंजती है और उसके पैर जगह पर जम जाते हैं क्योंकि उसकी पिल्स अचानक शॉक से सिकुड़ जाती हैं। वह मुड़कर देखता है कि छोटे श्राइन के अंदर क्ले स्टैच्यू एक हल्की शिमरिंग सोने की रोशनी के साथ चमकने लगती है। मार्कस तुरंत महान डेटी को अपने ग्रीटिंग्स देता है, लेकिन फिगर बस फॉर्मेलिटीज को हटा देता है। डेटी उसे उठने के लिए कहता है, स्वीकार करता है कि उसने कई लंबे वर्षों से मॉर्टल वर्ल्ड का इंसेंस नहीं छका है। वह मार्कस को रुचि के साथ देखता है, आश्चर्यचकित है कि इस दिन और उम्र में एक युवा व्यक्ति अभी भी उसका नाम याद रखेगा। डेटी सीधे बोलता है, नोट करता है कि चूंकि मार्कस उसे पूजने आया है, उसे वेल्थ और फॉर्चून की तलाश होनी चाहिए। वह पूछता है कि मार्कस ने अधिक पॉपुलर गॉड ऑफ वेल्थ को प्रार्थना करने के लिए क्यों नहीं चुना, बजाय इसके कि उसके हम्बल श्राइन को ढूंढे। आखिरकार अधिकांश मॉर्टल्स दावा करते हैं कि दूसरे गॉड्स उससे कहीं अधिक सुपीरियर हैं, शायद एक स्लाइट एग्जैजरेशन, लेकिन एक कॉमन बात। मार्कस सम्मानपूर्वक जवाब देता है कि दुनिया बस अंधी है, लॉर्ड जेकब के ट्रू और एंशिएंट महत्व को पहचानने में विफल है। वह जेकब को वेल्थ का एम्परर और 5 पाथ्स का ट्रू हेड के रूप में स्वीकार करता है, वही जो वास्तव में सभी फॉर्चून को गवर्न करता है। डेटी वास्तव में चौंक जाता है, आश्चर्यचकित है कि मॉर्टल रेल में अभी भी कोई उसका ओरिजिनल टाइटल याद करता है। हम गॉड की आंखों में प्राइड की एक झलक देखते हैं जब मार्कस एम्परर ऑफ वेल्थ के हिस्ट्री को बताना शुरू करता है। वह पुराने डायनेस्टीज के लेजेंडरी रूलर के बारे में बोलता है, एक आदमी जो अपनी यूथ में एक
मर्चेंट था थ्रोन पर चढ़ने से पहले। एम्परर के रूप में वह अपने लोगों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, ट्रेड पॉलिसीज लागू करता था जो हर हाउस होल्ड में प्रोस्पेरिटी लाती थी। डायरेक्ट किंग के रूप में जाना जाता था। उसे अंततः वेल्थ के गॉड के रूप में डीफाइड किया गया। और मार्कस पूछता है कि क्या उसका हम्बल नॉलेज सही है, डीएटी प्रभावित है। नोट करता है कि इतने युवा व्यक्ति के लिए मार्कस की हिस्ट्री की समझ रिमार्केबली डिटेल्ड और एक्यूरेट है। ऐसी सिंसेरिटी से प्रभावित होकर लॉर्ड जैकब फैसला करता है कि वह मना नहीं कर सकता। मार्कस को अगले 2 दिनों के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है। वह वादा करता है कि फॉर्चून बिना प्रयास के उसकी ओर बहेगा। उसे सलाह देता है कि वह बाद में वापस आए अपने वाउस को पूरा करने के लिए जब वह सफल हो जाए। मार्कस अपनी डीपेस्ट थैंक्स देता है। जब क्ले स्टैच्यू के चारों ओर की गोल्डन लाइट धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, जब रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है, वह हवा में एक अचानक बदलाव महसूस करता है और ऊपर देखता है। एक अजीब दृश्य देखने के लिए एक जेंटल शिमरिंग सोने की बारिश गिरना शुरू होती है, उसे पूरी तरह भिगोते हुए। वह डिवाइन गिफ्ट जो डेटी ने वादा किया था आ चुका है। ये इनक्रेडिबल महसूस होता है और वह समझता है कि इस ब्लेसिंग को अपने पास्ट नॉलेज के साथ मिलाकर वह वास्तव में अनस्टॉपेबल है। दुनिया अचानक एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरी हुई महसूस होती है और वह अंततः निश्चित महसूस करता है कि उसके पुराने थ्योरीज यहाँ काम करेंगे। घर लौटने के बाद वह अपने अगले कदम की बारीकी से योजना बनाना शुरू करता है, यह जानते हुए कि उसे लोहे के गर्म होने पर ही वार करना चाहिए। चूंकि लॉर्ड जेकब ने कहा था कि यह लक 2 दिन तक रहेगा, वह खुद से कहता है कि कल वही दिन है जब उसे अमीर बनना है। मार्कस जानता है कि उसे कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति मांग करती है कि वह अपनी पहली फॉर्चून कमाए ताकि अपने भविष्य के लिए रास्ता बना सके। उसे मजबूत बनने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए। आखिरकार अगर वह इंसेंस का पैसा भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वह कैसे आगे बढ़ सकता है। हालांकि 2 दिनों का लक बहुत ही कम है, इसलिए वह खुद से कहता है कि उसे फेवर में बने रहने का तरीका खोजना होगा। उसे अपने डिवाइन फेवर को बढ़ाने के लिए लॉर्ड जेकब के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना होगा और वह पहले मेथड पर विचार करता है। किसी गॉड का फेवर पाने का सबसे तेज तरीका निस्संदेह पूजा के दौरान लगातार लेविश ऑफरिंग्स के माध्यम से है, लेकिन मार्कस के लिए जो वर्तमान में बिल्कुल गरीब है, ये स्पष्ट रूप से एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। सच कहें तो ये इम्पॉसिबल है। दूसरा मेथड डेटी को पॉपुलैरिटी और फेम दिलाने में मदद करना शामिल करता है ताकि अधिक फॉलोअर्स और ऑफरिंग्स आकर्षित किए जा सकें। लेकिन चूंकि ऑब्स्क्योर गॉड्स को पहले से ही जनता द्वारा इनफेक्टिव माना जाता है, उस गहराई से जमे हुए इंप्रेशन को बदलना एक बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए यह भी काम नहीं करेगा। तीसरा मेथड डेटी के लिए स्पेसिफिक टास्क्स को पूरा करना है ताकि डिवाइन फेवर को काफी बढ़ाया जा सके। ये सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीका है। फिर भी इसके साथ एक शर्त है, पहले फेवर का एक बेस लाइन होना चाहिए। उसे शायद 20 या यहाँ तक कि 30% फेवर की जरूरत होगी सिर्फ एक डिवाइन टास्क के लिए योग्य होने के लिए, जो कोई आसान काम नहीं है। फिर चौथा मेथड है गॉड को एक प्राइवेट श्राइन में आमंत्रित करना, एक बोल्ड मूव। निश्चित रूप से इसमें डीटी को पब्लिक टेंपल से अपने घर में व्यक्तिगत पूजा के लिए लाना शामिल है, लेकिन इस दुनिया में एक गॉड को आमंत्रित करने की कीमत लाखों में होती है। एक ऐसी कीमत जो वर्तमान में उसकी पहुंच से बहुत दूर है, जो स्वाभाविक रूप से इसे खारिज कर देता है। बहुत सोचने के बाद इंस्पिरेशन की एक अचानक चिंगारी उसे लगती है। इंसेंस और पूजा का एसेंस कलेक्टिव विल पावर है। अगर वह चाहता है कि डीटी जल्दी मेरिट प्राप्त करे तो एक तरीका है जो बाकी सभी से ऊपर है। टाओइस्ट रिचुअल्स की दुनिया में हेवन की ग्रैंड सेरेमोनी को मेरिट बनाने की एब्सोल्यूट पिनेकल माना जाता है। ये गॉड्स के लिए मेरिट का एक ग्रैंड फीस्ट है जहां एक सिंगल सेरेमोनी पूरे हेवनली होस्ट को संतुष्ट कर सकती है। ये मोर्टल रेल्म के लिए प्रोस्पेरिटी और पीस सुनिश्चित करता है। हालांकि ऐसा टॉप टियर रिचुअल वर्तमान में उसकी रीच से बाहर है। जबकि वह अभी सबसे ग्रैंड राइट्स नहीं कर सकता, वह खुद को कुछ छोटे इफेक्टिव रिचुअल्स को संभालने में पूरी तरह सक्षम महसूस करता है। उसने अपना मन बना लिया। जब उसका वाव पूरा करने का समय आएगा, वह लॉर्ड जेकब के साथ एक रिचुअल मास्टर के रूप में अपने स्किल्स का परीक्षण करेगा। वह अपने डिवाइन फेवर को बदलने के लिए एक लेवर खोजने की उम्मीद करता है। अगली सुबह एक क्विक ब्रेकफास्ट के बाद वह अपने पुराने क्लासमेट डैनी की लॉटरी शॉप की ओर बढ़ा। क्योंकि वह वर्तमान में लक से ब्लेस्ड था, विशेष रूप से विंडफॉल वेल्थ के लिए, उसने स्वाभाविक रूप से सबसे तेज तरीके की तलाश की अमीर बनने के लिए। और उस लक को परखने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कुछ स्क्रैच ऑफ टिकट से। जैसे ही वह अचानक 2,60,000 की जीत का जश्न मना रहा था, उसका पूरा शरीर एक हिंसक अचानक झटके से कांप उठा। उसी पल उसने खुद को पूरी तरह ड्रेन्ड महसूस किया। उसका लक खत्म हो गया था। सुनिश्चित करने के लिए उसने जल्दी से एक और टिकट उठा लिया जांचने के लिए। आश्चर्य की बात नहीं, इस बार उसे एक भी पैसा नहीं मिला। फिर भी 100 रुपए को 1/4 मिलियन से अधिक में बदलना शिकायत करने लायक नहीं है। पैसे सुरक्षित होने के साथ मार्कस खुद से काफी खुश महसूस कर रहा था। उसने अपनी जेब से 500 नकद निकाले और मेज पर पटक दिए। उसने इसे डैनी को टिप के रूप में पेश किया, गुड फॉर्चून साझा करने के लिए, लेकिन उसके दोस्त ने उसे मना कर दिया, उसका पैसा लेने से इनकार कर दिया। दोनों पुराने क्लासमेट्स काउंटर के पार बातचीत करने लगे। डैनी झुककर बताता है कि डिवाइन फेवर ट्रायल
रिजल्ट्स अगले हफ्ते आ रहे हैं। वह कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन साझा करता है। उनके साल से शुरू करते हुए स्टूडेंट सिस्टम बदल रहा था। आने वाले ट्रायल के लिए पासिंग ग्रेड 2% पर सेट किया जा रहा था। जिसके पास डिवाइन फेवर इससे कम होगा उसे तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाएगा। इस बदलाव का कारण सिंपल था, एक्सटर्नल प्रेशर। देश भर में हाल ही में कई नए डेंजरस सीक्रेट रियलम्स दिखाई दिए थे। मेलिवोलेंट स्पिरिट्स की संख्या बढ़ रही थी और गवर्नमेंट दबाव महसूस कर रही थी। रीस्ट्रक्चरिंग का उद्देश्य कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना था। मूल रूप से वे आगे के ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छे टैलेंट्स को चुनना चाहते थे, जबकि सामान्य स्टूडेंट्स को सोसाइटी में भेजना चाहते थे ताकि वे अपना रास्ता खुद ढूंढ सकें। यह एक बड़ा बदलाव था। मार्कस सोचता है कि जो लोग पीछे रहने में सफल होंगे, क्या उन्हें कोई स्पेशल सपोर्ट या बेनिफिट्स मिलेंगे? डैनी पूरी तरह डिटेल्स के बारे में श्योर नहीं था, लेकिन वर्तमान एनालिसिस के आधार पर स्कूल निश्चित रूप से इंटेंसिटी बढ़ाएगा। उसे संदेह था कि उन्हें जल्दी मिशन हॉल भेजा जा सकता है। आखिरकार अथॉरिटीज उन्हें हमेशा स्कूल में आराम से नहीं रहने देंगे। उन्हें टफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि उन्हें स्केड्यूल से पहले रियल वर्ल्ड टास्क संभाल कर सोसाइटी की गति के अनुकूल बनाया जाए। यह समझ में आता है। अगर वास्तव में ऐसा ही था तो डैनी के सोर्सेज शायद बिल्कुल सही थे। यह एक नया स्टेज होगा जहां अपॉर्चुनिटीज और रिस्क साथ साथ मौजूद होंगे। कुछ और मिनट बात करने के बाद मार्कस को एहसास हुआ कि देर हो रही है और घर जाने की तैयारी की। रास्ते में वह डैनी की बातों पर सोचता रहा। अगर एकेडमी वास्तव में उनके सीनियर क्लास से रिस्ट्रक्चरिंग शुरू कर रही थी तो जल्दी मिशन स्वीकार करने का अधिकार उसके लिए एक एब्सोल्यूट गॉडसेंड होगा। मूल रूप से उसकी योजना थी कि इन कुछ वर्षों में चुपचाप पैसा कमाए, कुछ ऑब्सक्योर डेइटीज को हराए ताकि धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बना सके और फिर ग्रेजुएशन के बाद पेड मिशंस ले। उसने रिवॉर्ड्स और मिलिट्री मेरिट कमाकर स्टेप बाय स्टेप दुनिया के टॉप तक पहुंचने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह इंतजार काफी कम होने वाला था। इसका मतलब था कि वह वर्षों की ग्राइंडिंग बचा सकता है। इसके अलावा अपनी जेब में 2 लाख से अधिक के साथ उसके पास इंसेंस के पैसे की कमी नहीं थी। अब समय था अपनी एक्चुअल कॉम्बैट पावर को बढ़ाने पर विचार करने का। चूंकि उसके वर्तमान डीटीज दोनों सपोर्ट टाइप्स थे, उसे एक कॉम्बैट ओरिएंटेड डीटी ढूंढने की जरूरत थी जिसकी वह पूजा कर सके। उसने फिर से टेंपल जाने का फैसला किया, लेकिन पहले उसे कुछ ऑफरिंग्स तैयार करने की जरूरत थी, विशेष रूप से रिचुअल आइटम्स। वह देखना चाहता था कि क्या एक रिचुअल मास्टर के रूप में उसके स्किल्स वास्तव में इन डीटीज पर काम करते हैं, और अंततः लॉर्ड जेकब के प्रति अपना वाव पूरा करना चाहता था। कहते ही किया। उसने पूरा दोपहर रिचुअल आइटम्स तैयार करने में बिताया और जब सब कुछ तैयार हो गया उसने अपना बैकपैक कंधे पर डाला और जाओ फैमिली टेंपल वापस लौट आया। जगह अभी भी वर्शिपर्स से भरी हुई थी। वह सीधे इंसेंस काउंटर की ओर गया लॉर्ड जेकब के लिए ब्लैक इंसेंस की एक स्टिक मांगने के लिए। इसे खरीदने के लिए किसी को 5% से अधिक डिवाइन फेवर चाहिए था, जिसे वह किस्मत से बस मुश्किल से पूरा करता था। लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद काउंटर पर स्टाफ मेंबर ने अचानक एक फोन कॉल किया। उसकी आंखें मार्कस की जाती हुई पीठ पर टिकी रहीं। बॉस, कल वाला वह लड़का वापस आ गया है। ऐसा लगता है कि वह एक वाव पूरा करने आया है। इतनी जल्दी वापस? वह लड़का सच में है। खैर, वह निश्चित रूप से एम्बिशियस है ना? समझ गया। इस बीच मार्कस ने ब्लैक इंसेंस जलाई और एक बार फिर इंसेंस स्पिरिट इनकेंटेशन का उपयोग किया। उसने सम्मान पूर्वक लॉर्ड जेकब को आमंत्रित किया। हेवनली पैलेस में अपनी प्रेयर मैट पर बैठे हुए लॉर्ड जेकब ने अचानक वह झटका महसूस किया। इंसेंस की एक खास तौर पर समृद्ध लहर उसके शरीर में समा गई, तुरंत उसकी स्पिरिट को ताजा कर दिया। ऐसा लगा कि वह युवा आदमी फिर से वापस आ गया था। उसने शक किया कि लड़के के पास काफी फॉर्चून आ गया होगा। सच कहें तो वह गलत नहीं था। फिर वह एथेरल आवाज एक बार फिर गूंजी। मार्कस ने उसे सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, लॉर्ड जैकब को पुकारते हुए। डीटी हंसा, यह नोट करते हुए कि लड़का आज निश्चित रूप से प्रोएक्टिव था। सिर्फ आधे दिन में जो वेल्थ उसने मार्कस को दी थी वह पहले ही खर्च हो चुकी थी, जो स्वाभाविक रूप से अपने आप में एक फीट था। उसने मार्कस से पूछा कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल अनुभव करना कैसा लगा। मार्कस ने अपने जवाब में एक पल भी नहीं गंवाया। उसने डेटी की इमेंस पावर की प्रशंसा की, दावा किया कि उसका एक हल्का सा जेस्चर भी ब्लेसिंग की एब्सोल्यूट लिमिट है। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर था शायद, लेकिन मार्कस अपनी अप्रिसिएशन दिखाने के लिए पूरी फ्लैटरी कर रहा था। उसने डेटी से कहा कि उसकी एडमिरेशन एक उफनती नदी की तरह है, एंडलेस और ओवरफ्लोइंग। थोड़ा ड्रामेटिक, क्या आप नहीं कहेंगे? लॉर्ड जेकब ने नोट किया कि जबकि लड़का कल रिस्पेक्टफुल था, उसने आज स्मूथ टॉकर बनना सीख लिया था। हालांकि डेटी ने एक सख्त चेतावनी दी, आसान पैसा जितनी आसानी से आता है उतनी ही आसानी से चला भी जाता है। ये ह्यूमिलिटी का एक क्लासिक लेसन था। उसने मार्कस की सिंसेरिटी के कारण ब्लेसिंग दी थी, लेकिन उसे चेतावनी दी कि जल्दी अमीर बनने की दौड़ में खुद को खोने न दे। वह नहीं चाहता था कि लड़का ऑब्सेस्ड हो जाए और ग्रीड से खुद को अलग न कर पाए। मार्कस ने इस सलाह को दिल से लिया। उसने टीचिंग्स को याद रखने का वादा किया और कसम खाई कि अब से सही रास्ते पर चलेगा। उसने खुद से कहा कि वह प्रभावित नहीं होगा। उसने कसम खाई कि उसका मन कभी भी आसान पैसे के लालच से धुंधला नहीं होगा। लॉर्ड जेकब को यह जवाब काफी संतोषजनक लगा। इंसेंस स्वीकार करने के बाद डीएटी हेवनली पैलेस लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन जाने से पहले वह एक पल के लिए रुका। उसने मार्कस को एक अंतिम इंस्ट्रक्शन देने का फैसला किया। अगर लड़का सिंसियर है तो उसे हर 3 दिन में इस टेंपल में वापस आना चाहिए। एक सिंसियर हार्ट के साथ इंसेंस
इंसेंस की एक स्टिक चढ़ाकर फॉर्चून स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करेगा। ये कम से कम कहने के लिए एक सटल हिंट था। ये सुनकर मार्कस मुश्किल से अपनी अम्यूजमेंट को रोक पाया। लॉर्ड जेकब के शब्दों के पीछे का अर्थ बिल्कुल साफ था। जब तक वह इंसेंस चढ़ाने के लिए वापस आता रहेगा, डैटी अंततः खुद आगे बढ़कर उसकी देखभाल करेगा और ब्लेसिंग्स देगा। लेकिन चूंकि वह एक गॉड था, वह इसे सीधे मांग नहीं सकता था और इसीलिए उसने बस कहा कि सिंसेरिटी फॉर्चून लाती है। मार्कस ने गहराई से झुककर लॉर्ड जेकब की काइंडनेस को याद रखने का वादा किया, लेकिन फिर डैटी से कहा कि वह रुके क्योंकि उसके पास एक और चीज है देने के लिए। उसने अपने बैकपैक में हाथ डाला उस चीज के लिए जो उसने पहले तैयार की थी, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ इस विशेष वेसल के माध्यम से सच में सराहा जा सकता था। उसने समझाया कि वह कुछ वैल्यूएबल्स लाया है और उम्मीद करता है कि डैटी उन्हें बहुत हम्बल नहीं पाएगा। हालांकि लॉर्ड जेकब स्केप्टिकल था। डैटी ने उसे याद दिलाया कि वह सिर्फ इंसेंस स्वीकार करता है और मॉर्टल वर्ल्ड की मटेरियल गुड्स उसके किसी काम की नहीं है। उसने मार्कस से कहा कि उन्हें वापस ले जाए, लेकिन लड़के ने उसे इतनी जल्दी न करने का आग्रह किया। उसके पास एक प्लान था। देखिए, मार्कस ने दावा किया कि ये ऑर्डिनरी वैल्यूएबल्स नहीं है और इसे साबित करने का मौका मांगा। अगर यह काम करता है तो यह उसकी ग्रेटिट्यूड का एक सच्चा टोकन होगा। उसने जमीन पर एक पीले कागज का बंडल रखा और अपना लाइटर जलाया। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए ऐसा लग रहा था कि वह बस कचरा जला रहा है। टॉइस्ट ट्रेडिशंस में इस बंडल को गोल्डन क्लाउड्स कहा जाता है, जिसमें रिचुअल पेपर मनी और गोल्ड फॉइल होता है। जितना दिखता है उससे थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। ये कोई साधारण पेपर मनी भी नहीं था। ये 9 फोल्ड गोल्ड था, विशेष रूप से गॉड्स के लिए बनाया गया। लेकिन यह सब नहीं था जो उसने तैयार किया था। उसने ड्रैगन और फिनिक्स गारमेंट्स भी शामिल किए थे। करेंसी नहीं, बल्कि आइटम्स। उसने लॉर्ड जैकब के लिए कागज पर कई सेट्स फाइन रोब्स के बनाए थे। इसे पूरा करने के लिए उसने अपने गिफ्ट के ग्रैंड फिनाले के रूप में एक मेरिट स्क्रिप्चर भी लिखी थी। वह आज सच में सब कुछ लगा रहा था। दूसरी ओर लॉर्ड जेकब इस पूरे दृश्य को पूरी कंफ्यूजन के साथ देख रहा था। वह सोच रहा था कि लड़के ने उनकी बातचीत के बीच अचानक एक बॉनफायर क्यों शुरू कर दिया। प्राचीन समय से मॉर्टल्स इंसेंस या फिजिकल सैक्रिफाइसेस चढ़ाते थे। हालांकि कागज जलाना उसे एक अजीब नया डेवलपमेंट लगा। समय बदल गया था और ऑफरिंग्स साधारण फ्रूट्स और केक्स से विकसित होकर विभिन्न स्पिरिचुअल आइटम्स में बदल गए थे, जिनमें ग्रेट मेरिट और पावर होती है। लेकिन ऐसे स्पिरिचुअल आइटम्स बेहद रेयर थे। वे आमतौर पर छोटे लोकल डीटीज के हाथों में नहीं पहुंचते थे। साधारण गॉड्स जो मेरिट के माध्यम से अपनी स्थिति कमाते थे, उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था, क्योंकि हाई रैंकिंग सेलेस्टियल स्पिरिट्स अपने लिए सबसे अच्छे ऑफरिंग्स ले लेते थे। लॉर्ड जैकब खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाया कि कागज जलाना कब से वर्शिप का एक रूप बन गया। एक गॉड के लिए भी थोड़ा लर्निंग कर्व था। जैसे ही गोल्डन क्लाउड्स में आग और तीव्र हो गई और राख ऊपर की ओर घूमने लगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने लगा। स्टैच्यू के आसपास की धुंधली ग्रे जगह अचानक 10,000 गोल्डन लाइट की किरणों से रोशन हो गई। ये वास्तव में एक शानदार दृश्य था। लॉर्ड जेकब के चेहरे का भाव पूरी शौक में बदल गया जब उसने चारों ओर देखा। पहले उसने सोचा कि यह इंसेंस है, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया कि वह गलत था। वे 10,000 गोल्डन लाइट की किरणें तेजी से इकट्ठी हुई, पहले एक स्टैक पेपर करेंसी में बदलते हुए जो उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। लॉर्ड जेकब चमकते हुए गोल्डन बिल्स के स्टैक को घूरता रहा। उसकी डिवाइन आईज शौक में सिकुड़ गईं जब वह समझ रहा था कि वह क्या देख रहा है। उसे एहसास हुआ कि यह ऑर्डिनरी पैसा नहीं था, यह सेलेस्टियल गोल्ड था। उसने सोचा कि एक साधारण लड़का ऐसी चीज कैसे रख सकता है। यह असंभव लग रहा था। वास्तव में यह बिल्कुल असंभव था, या कम से कम उसने खुद से यही कहा। सेलेस्टियल गोल्ड केवल हेवनली कोर्ट में ही चलता है, तो एक आम मॉर्टल गॉड्स की चीज कैसे रख सकता है। लॉर्ड जैकब ने पहले इसे मानने से इनकार किया, लेकिन बार बार पुष्टि करने के बाद वह निश्चित हो गया कि यह सच में सेलेस्टियल गोल्ड है। प्योर शॉक की एक लहर उस पर छा गई। हेवनली ट्रेजरी के अधीन एक माइनर डीटी के रूप में उसकी मंथली सैलरी काफी कम थी। मार्कस अब भी जो जला रहा था वह उसके 1.5 साल के वेतन के बराबर था। वह सोचने लगा कि यहाँ असली गॉड ऑफ वेल्थ कौन है। इससे पहले कि लॉर्ड जेकब अपने धड़कते दिल को शांत कर पाता, गोल्डन लाइट फिर से इकट्ठा हुई और कुछ नया बनने लगी। इस बार यह करेंसी नहीं थी, बल्कि कई सेट्स एक्सक्विजिटली क्राफ्टेड सिल्क रोब्स थे जो बेहद कीमती लग रहे थे। उसने लड़के के असली बैकग्राउंड के बारे में सोचा। एक गॉड होने के बावजूद इस तरह का सीक्रेट रिचुअल कुछ ऐसा था जिसे उसने कभी सामना नहीं किया था। उसने न कभी ऐसा सुना था और न देखा था। एक मॉर्टल ने यह कहां से सीखा होगा। लेकिन सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं हुए थे। अचानक स्टैच्यू के चारों ओर की पूरी जगह ब्रिलियंट लाइट में फट पड़ी, जो काउंटलेस गोल्डन लोटस फ्लावर्स में बदल गई। ये लोटस लॉर्ड जेकब के शरीर में बहने लगे। यह प्योर मेरिट था। वह छोटा येलो बंडल जितना दिखता था उससे कहीं अधिक था। ये सच में मिरेक्युलस था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक मॉर्टल वास्तव में इस तरह सीधे मेरिट चढ़ा सकता है। इसके अलावा उस एक येलो बंडल में मौजूद मेरिट 10,000 लोगों की इंसेंस ऑफरिंग्स के बराबर था। लॉर्ड जैकब पूरी तरह पैनिक में चला गया। उसके जैसे एक डेइटी के लिए जिसने मेरिट के जरिए गॉडहुड हासिल की थी, यह उसका असली लाइफ ब्लड था।
मेरिट के बिना उसके जैसा गॉड धीरे धीरे अपनी डिवाइन पावर्स खो देता और यहाँ तक कि उसका अस्तित्व भी मिट जाता। केवल प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स ही वास्तव में इमोर्टल हैं। उसके जैसे लेसर गॉड्स पूरी तरह ऑफरिंग्स की ग्रेस पर निर्भर करते हैं जीने के लिए। भले ही उसे नहीं पता था कि लड़के ने इस मेरिट को प्रकट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, वह जानता था कि उसकी पूरी डिवाइन लाइफ अब बदलने वाली है। मेरिट अनडिनाइबल था और उसकी मौजूदगी उतनी ही असली थी जितनी उनके नीचे की जमीन। एक पल में लॉर्ड जेकब का चेहरा शोक और सस्पिशन के एक जटिल भाव में बदल गया। लड़के, उसने मांग की, तुम्हारे एंसेस्टर्स आखिर कौन थे? तुम्हारे पास ऐसे मिरेक्युलस सीक्रेट आर्ट्स कैसे हैं? मुझे सच बताओ। मार्कस ने अपनी प्यूपिल्स सिकुड़ती हुई महसूस की। उसकी योजना काम कर रही थी। महान लॉर्ड, मार्कस ने जवाब दिया, मुझे सच में नहीं पता कि मेरे परिवार का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि वे काफी कैपेबल रहे होंगे। नहीं तो मुझे शक है कि मेरा परिवार बहुत पहले हिस्ट्री की लंबी नदी में खो गया होता, कभी आज तक सर्वाइव नहीं कर पाता। इन मेथड्स के बारे में सच कहूं तो मैंने इन्हें एक सीक्रेट एंसेस्ट्रल मैनुअल से सीखा। मैंने बस कुछ पन्ने पढ़े थे जब स्क्रोल्स अचानक आग में फट पड़े और नॉलेज तुरंत मेरे दिमाग में जल गया। मैं बस यही मान सकता हूँ कि यह मेरे एंसेस्टर्स का एक जानबूझकर डिजाइन था, अपने सीक्रेट्स की रक्षा के लिए, उसने विश्वास दिलाते हुए जोड़ा। लॉर्ड जेकब को उस मैनुअल के बारे में पूछने से रोकने के लिए, जो वास्तव में मौजूद नहीं था, मार्कस ने चालाकी से दावा किया कि वह नष्ट हो चुका है। यह एक जरूरी झूठ था, सच में बस गॉड को खुद गुड्स देखने के लिए कहने से बचाने के लिए। मैं इसे छुपाऊंगा नहीं लॉर्ड। मैंने यह ऑफरिंग आंशिक रूप से आपका फेवर पाने के लिए किया और आंशिक रूप से यह देखने के लिए कि क्या ये सीक्रेट आर्ट्स वास्तव में काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैं आपकी काइंडनेस का बदला चुकाना चाहता हूँ। आपकी ब्लेसिंग के बिना मैं आज भी भूखा होता। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने कुछ आंसू भी निकाल लिए, एक ग्रेटफुल हम्बल सोल की एकदम सही तस्वीर बनाते हुए। स्टैचू के अंदर लॉर्ड जेकब मार्कस के इस इमोशनल प्रदर्शन को देख रहा था और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा कि शायद इस लड़के से मिलना उसकी अपनी डेस्टिनी थी और उसने इस बात को यहीं छोड़ देने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि तुम एक ग्रेट फॉर्च्यून वाले आदमी हो, गॉड ने कहा। तुम्हारे एंसेस्टर्स स्पष्ट रूप से एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे जो इतना नीचे गिर गए। उन्होंने जरूर कोई बड़ी कैटास्ट्रोफी झेली होगी। मेरे युवा मित्र, तुमने अच्छा किया। हमने देखा कि टाइटल लड़के से बदलकर युवा मित्र हो गया है। ऐसा लगता है कि मार्कस का डिवाइन के साथ सोशल स्टैंडिंग तेजी से बढ़ रहा है। हाँ लॉर्ड जेकब, आप सबसे बुद्धिमान हैं, मार्कस ने जवाब दिया, बातचीत की गति को पूरी तरह बनाए रखते हुए। चूंकि तुम इतने फिलियल हो, गॉड ने निष्कर्ष निकाला, मैं अब तुम्हारी जेनरस ऑफरिंग्स को और अस्वीकार नहीं करूंगा। कृपया महान लॉर्ड, ये सब ले लीजिए। अगर इससे आपको किसी भी तरह मदद मिलती है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे, मार्कस ने जोड़ा, मुझे उन सीक्रेट एंसेस्ट्रल आर्ट्स में दर्ज एक और मेथड याद है। अगर सही तरीके से किया जाए तो यह 1 लाख इंसेंस ऑफरिंग्स के बराबर हो सकता है। लॉर्ड जेकब स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि क्या लड़के के पास सच में ऐसे हेवन डिफाइंग सीक्रेट्स हैं। अपने डिवाइन स्पेस के अंदर उसका चेहरा तेजी से बदल गया। वह पूछने ही वाला था कि क्या यह सच है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने खुद से कहा कि शांत रहो। आखिरकार वह एक गॉड था और उसे एक मॉर्टल से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा, यह 1 लाख ऑफरिंग्स है। सच कहें तो इतनी दबाव में सबसे मजबूत संकल्प भी टूट सकता है। युवा मित्र, गॉड ने शुरू किया, हम मेरिट के इस मामले पर थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं। अचानक मेरे मन में एक नया विचार आया है। मैं सोचता हूँ कि क्या तुम मुझे यह सम्मान दोगे? मार्कस झुक गया। आप मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं लॉर्ड, कृपया अपनी बात कहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पुराने दोस्त हैं जो फिर से मिल रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी देता है। क्यों ना हम दोनों स्वॉन ब्रदर्स बन जाए। इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? युवा मित्र, मैं सम्मानित महसूस करूंगा। ये शब्द मार्कस के मुंह से निकल गए इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है। फिर वह जम गया। उसने स्टैच्यू को पूरी डिसबिलीफ के साथ घूरा। रुको, क्या एक गॉड ने अभी उसे अपना स्वॉन ब्रदर बनने के लिए कहा? जैसे ही डिवाइन रेजोनेंस स्थिर हुआ, मार्कस तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। बड़े भाई, कृपया मेरा हम्बल बो स्वीकार करें। अच्छा। लॉर्ड जेकब की आवाज जेन्युइन डिलाइट के साथ गूंज उठी। आज सच में एक शानदार दिन है। अब जब हम स्वॉन ब्रदर्स हैं, मैं इस मौके को खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कृपया इस फॉर्च्यून इनगट को स्वीकार करें। इसे मेरे नए छोटे भाई के लिए एक उपहार मानो। इस खजाने के साथ तुम चाहे जो भी बिजनेस करो, तुम्हारी सफलता की संभावना 30% बढ़ जाएगी। एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूटी और एक सिल्ली नुमा लॉकेट उसके सामने प्रकट हुआ, तेज चमक बिखेरता हुआ। मार्कस बेहद खुश हो गया। उसने बिना झिझक उस खजाने को स्वीकार किया और उसे पहन लिया, यह जाने बिना कि इसमें एक और खास शक्ति थी, यहाँ तक कि एक सुनिश्चित सफलता को सक्रिय करने का भी मौका था। अगर वह गिरते हुए सिक्के की आवाज सुनता तो इसका मतलब होता कि प्रभाव सक्रिय हो गया है। मार्कस इसकी जबरदस्त कीमत से स्तब्ध था। उसने अपने नए भाई से कहा कि यह बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन लॉर्ड जेकब ने इसे सुनने से इनकार कर दिया। इस भाग्य सिल्ले के अलावा देवता ने उसे एक दिव्य क्षमता भी देने का फैसला किया। इस शक्ति को खजाना खोजने वाली आंख कहा जाता था। इसके साथ नश्वर दुनिया की हर वस्तु अपना असली मूल्य मार्कस को दिखाएगी। जैसे ही शब्द फीके पड़े, मूर्ति से एक और सुनहरी रोशनी फूटी और सीधे उसकी आंखों में जा घुसी। उसने पलक झपकाई और जब उसने फिर देखा, उसके सामने की दुनिया संख्याओं के समुद्र में बदल गई थी। एक और पलक झपकने के साथ वे गायब हो गई, ये दिखाते हुए कि वह पहले ही इस उपहार में निपुण हो चुका था। 2 खजाने पाने के बाद मार्कस ने कृतज्ञता में झुककर प्रणाम किया।
उसने अपने बड़े भाई को बार बार धन्यवाद दिया, लेकिन देवता ने बस मुस्कान के साथ उसे टाल दिया। सच कहूं तो लॉर्ड जेकब ने स्वीकार किया, उसकी वर्तमान शक्तियां केवल उस चीज की छाया थी जो वे कभी थी, वरना वह मार्कस को और भी बड़े खजाने देता। वह अपनी वर्तमान स्थिति से काफी सीमित महसूस कर रहा था। मार्कस पूरी तरह समझ गया कि एक देवता के लिए धूप और पुण्य कितने महत्वपूर्ण थे। उसने तुरंत अपनी निष्ठा दिखाई। उसने वादा किया कि वह अधिक पुण्य प्रदान करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। हालांकि उसने एक छोटी चेतावनी भी जोड़ी। उसने समझाया कि जबकि उसके परिवार की गुप्त कलाएं चमत्कारी थीं, उनकी आवश्यकताएं बेहद कठोर थीं। उन्हें गुप्त मंत्रों की जरूरत होती थी, और जितना मजबूत मंत्र होता उतनी ही ज्यादा शक्ति की मांग होती। अगर उसकी अपनी शक्ति पर्याप्त नहीं होती तो उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बलिदान के रूप में अर्पित करना पड़ता। वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा की यह सारी बात सिर्फ मार्कस की चालाक कहानी का हिस्सा थी। इससे उसे बस थोड़ी मेहनत और कुछ कच्चे मटेरियल्स का खर्च आता था। इस धोखे के उसके दो कारण थे। पहला, वह जानता था कि अगर चीजें बहुत आसानी से मिल जाएं, तो लोग और यहाँ तक कि देवता भी उनकी कदर करना बंद कर देंगे। भले ही दोनों ने शपथ लेकर भाईचारा बना लिया था, मार्कस धन के देवता के असली इरादों को पूरी तरह समझता था। अंदर ही अंदर वह जानता था कि लॉर्ड जेकब केवल उसकी उस अनोखी क्षमता को महत्व देता है जिससे वह भारी मात्रा में पुण्य प्रदान कर सकता है। अगर वह देवताओं की हर इच्छा बिना किसी सीमा के पूरी कर देता तो यह कीमती धूप और पुण्य जल्दी ही अपनी कीमत खो देता, जिससे भविष्य में मार्कस के लिए और लाभ पाना बहुत मुश्किल हो जाता। लॉर्ड जेकब ने अपने छोटे भाई से कहा कि वह अधीर न हो। उसे बताया कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। देवता शांत स्वर में बोले, हालांकि हम कल्पना कर सकते हैं कि देरी से उसे थोड़ी निराशा जरूर हुई होगी। फिर भी उसने महसूस किया कि अगर ऐसी स्वर्ग को चुनौती देने वाली गुप्त कला आसानी से की जा सकती तो यह अस्वाभाविक होता। प्रतिबंध वास्तव में समझ में आते थे। फिर उसने पूछा कि इस गुप्त तकनीक को करने के लिए किस स्तर की शक्ति चाहिए। मार्कस ने जवाब दिया कि वह अब भी पूरी तरह निश्चित नहीं था, लेकिन उसके मन में एक मोटा अंदाजा था। उसने अनुमान लगाया कि उसे कम से कम रैंक 3 के आध्यात्मिक साधक के स्तर तक पहुंचना होगा। इस रहस्यमयी दुनिया में आध्यात्मिक साधकों को 9 रैंकों में बांटा गया है, जिसमें रैंक एक शुरुआती बिंदु है। रैंक 3 शक्ति के एक मजबूत स्तर का प्रतिनिधित्व करता है और वृद्धि पूरी तरह देवताओं के साथ जुड़ाव पर निर्भर करती है। इस जुड़ाव को दिव्यता समन्वय कहा जाता है। यह जितना अधिक होता है उतने ही अधिक आशीर्वाद और पुरस्कार एक नश्वर को मिलते हैं। इसके अलावा जब एक आध्यात्मिक साधक किसी देवता को स्थापित करता है तो दिव्य शक्ति का एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से उसके लिए पीछे रह जाता है। यह शेष शक्ति साधक की अपनी मना में बदल जाती है, जिससे वह समय के साथ और मजबूत होता जाता है। भले ही कोई देवता खास खजाने न दे, सिर्फ लंबे समय तक उनकी सेवा करने से ही आध्यात्मिक साधक की ताकत बढ़ जाती है। हालांकि रैंक 3 तक पहुंचना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी और लॉर्ड जेकब इस आवश्यकता से थोड़ा चिंतित दिखा। धन के देवता के रूप में मार्कस की लड़ाकू शक्ति को सीधे बढ़ाने की उसकी क्षमता स्वाभाविक रूप से काफी सीमित थी। इसके अलावा क्योंकि यह किसी और का मंदिर था, वह मार्कस के शरीर में ज्यादा दिव्य शक्ति नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने सुझाव दिया कि मार्कस को उसे आधिकारिक रूप से कहीं और आमंत्रित करने का तरीका ढूंढना चाहिए। फिर लॉर्ड जेकब ने पूछा कि उसे घर लाने में क्या खर्च आएगा, यह बताते हुए कि अगर मार्कस उसे आधिकारिक रूप से स्थापित करता है तो वह हर बार कम से कम 20% ज्यादा दिव्य शक्ति छोड़ सकता है। इसका मतलब था कि हर 5 अर्पण के लिए यह मंदिर की तुलना में एक अतिरिक्त सत्र पाने जैसा होगा। यह कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन कुछ न होने से बेहतर था। उसने वादा किया कि एक बार जब उसे मार्कस के घर बुला लिया जाएगा तो जब भी उसका छोटा भाई उसे बुलाएगा वह जरूर आएगा। फिर उसने मार्कस से पूछा कि वह इस प्रस्ताव के बारे में क्या सोचता है। सच कहूं तो यह एक लुभावना प्रस्ताव था। मार्कस की आंखें चमक उठी धन के देवता को घर लाने के विचार पर। इसका मतलब था कि उसके पास आखिरकार एक स्थायी संरक्षक होगा। उस पल से उसे फिर कभी पैसे की चिंता क्यों करनी पड़ेगी। उसने सच्चे उत्साह की एक लहर महसूस की। उसने तुरंत सहमति दी। अपने बड़े भाई से कहा कि वह बिल्कुल यही सोच रहा था। वह सहन नहीं कर सकता था कि देवता ऐसे जर्जर स्थान में फंसा रहे। भले ही वह अब भी एक सही मंदिर नहीं बना सकता था। उसने वादा किया कि जब वह मजबूत हो जाएगा तो वह धन के देवता के महान नाम का सम्मान करने के लिए एक शानदार सुनहरा महल बनाएगा। लॉर्ड जेकब अपने भव्य मंदिर के वादे से स्पष्ट रूप से भावुक हो गया और उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि क्या वह सच में उन शब्दों का मतलब समझता है। मार्कस ने पूरी और अडिग निश्चितता के साथ जवाब दिया कि हाँ। देवता बेहद खुश हो गया, ये समझते हुए कि उसने मार्कस को गलत नहीं आंका था। वर्षों की घटती हुई पूजा के बाद उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लगा कि भाग्य ने आखिरकार उस पर मुस्कुराया है, उसे मार्कस जैसा वफादार और धर्मी इंसान मिलने दिया। उसके आभार को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। मार्कस ने उसका आत्मविश्वास वापस लौटा दिया था और उसने वचन लिया कि वह मार्कस की अनंत समृद्धि सुनिश्चित करेगा। यह सुनकर मार्कस भी उतना ही भावुक हो गया। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी जब उसने अपने भाई से कहा कि चिंता न करें। उसने वादा किया कि वह उनके बंधन को कभी नहीं भूलेगा और दोनों ने गहरे आपसी सम्मान का एक पल साझा किया। उन्होंने भाई की उपाधियां इतनी तीव्रता के साथ एक दूसरे को बार बार दी कि अगर वहां कोई और मौजूद होता तो वह निश्चित रूप से इन 2 नाटकीय अभिनेताओं को खड़े होकर तालियां देता।
भावुक पल के गुजर जाने के बाद लॉर्ड जैकब ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को शांत किया और सुझाव दिया कि वे योजना के साथ आगे बढ़ें। हालांकि उसने एक अंतिम चेतावनी भी जोड़ी। उसने समझाया कि अगर मार्कस जल्दी से आध्यात्मिक साधक की तीसरी रैंक तक पहुंचना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका 5 दिव्य रूपों वाले एक देवता को स्थापित करना है। उसने सुझाव दिया कि मार्कस एक चुनाव करे और फिर मंदिर स्टाफ को सूचित करे, ये वादा करते हुए कि वह अपने छोटे भाई की मदद के लिए अच्छी बात करेगा। क्योंकि देर हो रही थी, उन्होंने वहीं सेशन खत्म करने का फैसला किया। लॉर्ड जेकब के मार्कस की खबर का इंतजार करते हुए अपनी मूर्ति में लौटने के साथ जैसे ही सुनहरी रोशनी गायब हुई, मार्कस ने एक लंबी सांस छोड़ी। आज अपनी सफलता के विशाल स्तर से अभिभूत महसूस करते हुए उसने न केवल अर्पणों का परीक्षण किया था, बल्कि धन के देवता से दोस्ती भी कर ली थी और दोनों खजाने और दिव्य क्षमताएं हासिल कर ली थी। अब से उसके सच में ऊंची जगहों पर दोस्त थे और वह यह कल्पना किए बिना नहीं रह सका कि घर पर पूरा मंदिर होना कितना शानदार होगा। जैसे ही वह बाहर निकला, वह संयोग से थंडर लॉर्ड के सभागार के पास से गुजरा और अचानक तेज रुक गया। थंडर लॉर्ड बिजली विभाग के सर्वोच्च देवता थे। उनकी स्वीकृति प्राप्त करना, मॉन्स्टर डंजन्स को साफ करना बच्चों का खेल बना देता। कभी हिचकिचाने वाला न होने के कारण मार्कस वापस धूप काउंटर की ओर मुड़ा ताकि खास तौर पर थंडर लॉर्ड के लिए 20 स्टिक्स मांग सके। हालांकि काउंटर के पीछे स्टाफ मेंबर उसे फटी आंखों से घूर रहा था। मार्कस के शरीर से अब भी निकल रही सुनहरी रोशनी से स्पष्ट रूप से हिला हुआ पीले चेहरे के साथ क्लर्क हकलाते हुए पूछने लगा कि क्या वह फिर से सफल हो गया, जिस पर मार्कस ने विनम्रता से जवाब दिया कि यह बस थोड़ी किस्मत थी। क्लर्क ने कहा कि ऐसी किस्मत बहुत ज्यादा लगातार है, ये बताते हुए कि मार्कस इतनी तेज चमक रहा था कि लगभग आंखें चौंधिया जाएं। उसने मजाक किया कि मार्कस को रात में लाइट्स चालू करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सोचते हुए कि उसे आखिर कितना विशाल आशीर्वाद मिला है। स्टाफ मेंबर, जो अब शौक से पूरी तरह असंगत हो चुका था, ने तुरंत सुझाव दिया कि मार्कस जाकर अपना डिवाइन सिंक्रोनाइजेशन लेवल तुरंत जांच कराए। मार्कस परीक्षण के लिए मान गया, लेकिन पहले अपनी धूप मांगी। स्टिक्स लेते हुए टेस्टिंग विंडो की ओर बढ़ गया। इस बीच एक तेज सूट पहने आदमी भीड़ को चीरते हुए उसी टेस्टिंग एरिया की ओर बढ़ा। कुछ महसूस करते हुए मार्कस ने पीछे देखा और उस आदमी को बाहें मोड़े हुए उसे ध्यान से देखते पाया। उसका बैज उसे मैनेजर के रूप में पहचान रहा था। बेचैनी की हल्की भावना उस पर छा गई। उसने सोचा कि क्या मंदिर को चिंता थी कि वह वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। यह आम जानकारी थी कि यह मंदिर अपने मुख्य धन देवता के लिए प्रसिद्ध था। फिर भी मार्कस को अभी अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला था। अगर लॉर्ड जेकब से उसे मिले अनुग्रह के विशाल स्तर की खबर बाहर निकल गई तो यह मंदिर की हायरार्की में बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती थी। अगर किसी दूसरे देवता का प्रभाव बहुत मजबूत हो जाता तो यह अनिवार्य रूप से लॉर्ड जेकब के लिए निर्धारित अर्पणों को कम कर देता, जो मंदिर के मुख्य संरक्षक थे। यह निश्चित रूप से वह स्थिति नहीं थी जिसे मंदिर देखना चाहता था, जो मैनेजर के ठंडे और अप्रिय भाव को समझाता था। जैसे ही टेस्टिंग मशीन गुनगुनाते हुए चालू हुई, कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा भर गया जब तक कि स्क्रीन पर टेक्स्ट की एक ठंडी पंक्ति प्रकट नहीं हुई। इसने धन देवता के साथ 43% सिंक्रोनाइजेशन लेवल दिखाया, एक ऐसा परिणाम जिसने पूरी भीड़ को उत्साह में फट पड़ने पर मजबूर कर दिया। मैनेजर मार्कस सीनियर, जो अब तक चुप था, आखिरकार आगे झुका और सीधे हमारे नायक को प्राइवेट मैसेज भेजा। उसने मार्कस से कहा कि जबकि उसे उनके मंदिर में अन्य देवताओं की पूजा करने की अनुमति है, धन देवता सख्ती से निषिद्ध है। मार्कस इस तर्क को समझ नहीं पाया। भले ही देवता के अलग अलग रूप प्रतिस्पर्धा में हो, वे सभी एक ही मंदिर का हिस्सा थे। उसने बताया कि अगर किसी भी देवता की धूप फलती फूलती है तो मंदिर स्वयं निश्चित रूप से नुकसान उठाने के बजाय लाभान्वित होगा। मैनेजर ने माना कि तर्क सही था, लेकिन कहा कि मार्कस ने सबसे महत्वपूर्ण विवरण को नजरअंदाज कर दिया है, दरवाजे पर लिखा परिवार का नाम। मार्कस तब समझ गया कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर भी वह बिना लड़े हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने पूछा कि अगर वह वापस आने पर अड्डा रहा तो क्या होगा, यह देखने के लिए उत्सुक कि मैनेजर आखिर कितनी दूर जाएगा। मैनेजर ने तिरस्कार से पूछा कि क्या मार्कस सच में सोचता है कि अगर मंदिर स्टाफ इसे असंभव बनाने का फैसला कर ले तो वह पूजा कर पाएगा। मार्कस ने उसे याद दिलाया कि कानून स्पष्ट था, जब तक किसी साधक का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई मंदिर कानूनी रूप से उसके अर्पणों को रोक नहीं सकता। उसने पूछा कि क्या वे सच में कानून तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैनेजर मार्कस सीनियर ने अपने असली रंग छिपाना बंद कर दिया था। उसने मार्कस से कहा कि उसे भाषण न दे, समझाते हुए कि जैसे वे नए देवता ला सकते हैं, वैसे ही उनके पास दूसरों को हटाने की शक्ति भी है। वे आसानी से किसी भी देवता को हटा सकते थे जिसकी धूप अर्पण उनके स्टैंडर्ड्स पर खरे न उतरे, जिसमें वह भी शामिल था जिसे मार्कस पसंद करता था। उसने मार्कस से पूछा कि अगर देवता की मूर्ति बस परिसर से गायब कर दी जाए तो वह पूजा कैसे करने की योजना बनाता है। पूरे प्रोविंस में ये मंदिर ही एकमात्र ऐसा था जिसमें इतना नीच और अलोकप्रिय देवता था। अगर वे मूर्ति हटा देते तो मार्कस खुद को अपनी खास आध्यात्मिक जरूरतों के लिए पूरी तरह बिना किसी और विकल्प के पाता। मैनेजर का परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर खुला फोकस मार्कस को गुस्से से भर गया। मंदिर लीडरशिप
लीडरशिप की बेशर्मी से स्तब्ध। मार्कस जानता था कि जबकि मैनेजर जेकब अपनी योजनाएं रखता था, उसके पास भी अपनी कुछ चालें थीं, खासकर अगर वे देवता को हटाने की धमकी दें। अगर वे इस तरह खेलना चाहते थे ठीक है, लेकिन सरकार के पास देवता की मूर्ति को आमंत्रित करने की कीमत पर सख्त रेगुलेशंस थे। लगभग शून्य अर्पणों वाले प्रतिभा के देवता जैसी नीच हस्ती के लिए कानूनी कीमत आमतौर पर 6 लाख और 8 लाख के बीच होती थी। मंदिर कानूनी रूप से इसे 20% तक बढ़ा सकता था, जिससे यह 9,60,000 बनता, एक राशि जिसे मार्कस चुकाने के लिए तैयार था। उसने बताया कि अगर वह भुगतान करता तो वे कानूनी रूप से सहमत होने के लिए बाध्य थे। हालांकि जेकब इस विचार पर बस हंस पड़ा। जेकब ने पूछा कि वह लगभग 10 लाख कहां से लाएगा, यह कहते हुए कि कल के आशीर्वाद ने शायद उसे उस राशि का केवल एक छोटा हिस्सा ही कमाया होगा। भुगतान की समय सीमा केवल 1 सप्ताह दूर होने के साथ उसे हर दिन 1 लाख ढूंढने की जरूरत होगी, एक लगभग असंभव काम। इसके अलावा जेकब जानता था कि गॉड ऑफ टैलेंट बस गॉड ऑफ वेल्थ की एक छोटी शाखा था। उसने मार्कस से कहा कि एक बार की किस्मत के लिए आभारी रहो, क्योंकि दूसरा चमत्कार सख्ती से सवाल से बाहर था। जेकब एक ऐसे आदमी के आत्मविश्वास के साथ बोला जिसके हाथ में सभी पत्ते थे, मार्कस की वर्तमान वित्तीय स्थिति को पूरी तरह समझते हुए। मार्कस खुद को यह महसूस करने से रोक नहीं सका कि सिमन जैसे लो लेवल गुंडों की तुलना में यह मैनेजर पूरी तरह अलग लीग में था, लेकिन वहां बेकार बातों के लिए समय नहीं था। इस बिंदु पर उसके पास सच में कोई और विकल्प नहीं था सिवाय अपने स्थान पर डटे रहने के। जैकब परिवार साफ तौर पर उसकी गॉड ऑफ टैलेंट के साथ कनेक्शन को हमेशा के लिए काटने के लिए दृढ़ था। जैसे ही दोनों आदमियों के बीच तनाव अपने टूटने के बिंदु तक पहुंचा, मंदिर की दीवारों के बाहर अचानक एक हलचल फूट पड़ी। हम काले सूट में पुरुषों की 2 कतारों को अंदर मार्च करते हुए देखते हैं, रास्ता साफ करने के लिए साधारण उपासकों को लगभग धक्का देते हुए। उन्होंने एक चौड़ा खुला स्थान साफ किया, इससे पहले कि एक सजीला और अविश्वसनीय रूप से अमीर दिखने वाला जुलूस अपना भव्य प्रवेश करे। समूह का नेतृत्व एक मध्यम आयु का आदमी कर रहा था, जिसकी आभा स्थिर और संयमित थी। ऐसा दिखता था जैसे उसने सब कुछ देखा हो, उसके अपेक्षाकृत युवा चेहरे के बावजूद। उसके बाल पहले से सफेद हो रहे थे और उसके बगल में एक अद्भुत सुंदरता वाली महिला चल रही थी। उसकी ठंडी सुरुचिपूर्ण उपस्थिति ने तुरंत कमरे में मौजूद हर किसी की नजर खींच ली, खुद मार्कस सहित। मैनेजर का चेहरा तुरंत चमक उठा जब वह आगे दौड़ा, चिल्लाते हुए कि मिस्टर स्टर्लिंग आखिरकार आ गए हैं। अपने पिछले घमंडी रवैये को छोड़ते हुए जैकब ने एक ऐसी मुस्कान पहनी जो हमने पहले कभी नहीं देखी, और नए आगंतुक का स्वागत करने दौड़ पड़ा। ये थे मिस्टर स्टर्लिंग, दक्षिण से स्टर्लिंग परिवार के प्रमुख, शहर पर राज करने वाले 4 महान कुलों में से एक। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व के बीच ये 4 परिवार बड़े मंदिरों को अपने निजी उद्योगों की तरह नियंत्रित करते थे। मार्कस को एहसास हुआ कि वह महिला इतनी परिचित क्यों लग रही थी। वह एक स्टर्लिंग थी, संभवतः प्रसिद्ध सोशलिस्ट एलिना स्टर्लिंग। उसने पूछा कि क्या सब कुछ व्यवस्थित किया गया है, जिस पर जैकब ने झुककर जवाब दिया कि सब कुछ पूरी तरह व्यवस्थित है। उसने समझाया कि जैसे ही उसे परिवार के आदेश मिले, उसने तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। हॉल ऑफ लॉन्जेविटी को आम लोगों से खाली कर दिया गया था, विशेष रूप से उनके भव्य आगमन के लिए इंतजार करते हुए। तुमने अच्छा किया जैकब, उस आदमी ने कहा। मिस्टर स्टर्लिंग ने मामला सुलझने के बाद एक भारी इनाम का वादा किया, फिर मास्टर साइलस नाम के एक आदमी को बुलाने के लिए मुड़ा। सभी ने मुड़कर एक मध्यम आयु के आदमी को देखा, जिसकी ठुड्डी पर दाढ़ी थी और अत्यधिक घमंड का भाव धीरे धीरे भीड़ के बीच से चलता हुआ। फुसफुसाहट तुरंत शुरू हो गई। लोगों ने उसे साइलस थोर्न के रूप में पहचाना, एक आदमी जिसकी प्रतिष्ठा उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। द इमोर्टल ऑफ लॉन्जेविटी के उपनाम से जाना जाता था। मास्टर साइलस सीधे मिस्टर स्टर्लिंग की ओर बढ़ा। मिस्टर स्टर्लिंग ने उससे कहा कि अब सब कुछ उसके हाथों में है, और साइलस ने अभ्यास किए हुए शांत आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया। उसने परिवार के मुखिया को आश्वासन दिया कि वह पुराने कुलपति की लंबी आयु और स्वर्गीय आशीर्वाद के लिए हर संभव प्रयास करेगा। खुद जैकब के नेतृत्व में समूह सीधे हॉल ऑफ लॉन्गेविटी की ओर बढ़ गया, मंदिर के बाकी हिस्से को स्तब्ध खामोशी में छोड़ते हुए। केवल उनके जाने के बाद ही आसपास की फुसफुसाहट इतनी तेज हुई कि हम इस यात्रा के पीछे की सच्चाई सुन सकें। ऐसा लग रहा था कि अफवाहें सच थीं। स्टर्लिंग कुलपति अचानक गिर पड़े थे और खबर थी कि उनकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। परिवार अब किसी भी ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट की तलाश में बेताब था जो जीवन बढ़ा सके, उम्मीद करते हुए कि बूढ़े आदमी को और समय मिल सके। जो इनाम वे दे रहे थे उसे आसमान छूने वाला बताया गया, एक ऐसी राशि जो किसी आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। मार्कस के कान खड़े हो गए जब उसने वे कीवर्ड्स सुने। वह जानता था कि साइलस केवल एक दूसरे रैंक का स्पिरिचुअलिस्ट था अपनी प्रसिद्धि के बावजूद, लेकिन साइलस का गॉड ऑफ लॉन्जेविटी के साथ सिंक्रोनाइजेशन 47% होने की अफवाह थी। पूरे प्रांत में सबसे ऊंचा, वह संभवतः पूरे प्रांत में शीर्ष 3 में है। ऐसी प्रतिभा के साथ स्टर्लिंग कुलपति के पास वास्तव में एक मौका हो सकता है। जैसे ही भीड़ उत्साह पकड़ने के लिए दौड़ी, मार्कस उनका पीछा करते हुए हॉल ऑफ लॉन्जेविटी की ओर गया। ये उसका पहला असली मौका था एक प्रोफेशनल स्पिरिचुअलिस्ट को एक उच्च दाम वाले मिशन को संभालते हुए देखने का, एक टॉप टियर क्लाइंट जैसे स्टर्लिंग परिवार के लिए। जब वह आखिरकार पहुंचा, हॉल ऑफ लॉन्जेविटी पहले से ही पूरी तरह भरा हुआ था। स्टाफ और स्टर्लिंग सिक्योरिटी गार्ड्स की एक दीवार तैनात की गई थी, एक मानव अवरोध और घेरा बनाते हुए जिज्ञासु दर्शकों को कई मीटर दूर रखने के लिए। हालांकि मुख्य हॉल के अंदर की गॉड ऑफ लॉन्जेविटी की मूर्ति भव्य और दयालु खड़ी थी। केवल स्टर्लिंग
स्टिलिंग्स, साइलस और कुछ अन्य लोग अंदर बचे थे। जेकब और उसके आदमी पास ही खड़े थे, जबकि साइलस थोर्न, जिसे खुद को अमर कहा जाता था, महंगी बैंगनी इंसेंस जलाकर रिचुअल शुरू कर रहा था। बाहर लोग पहले ही दांव लगाने लगे थे कि इसमें कितनी कोशिशें लगेंगी। अगर वो लकी है तो शायद बस एक बार, एक आदमी ने फुसफुसाया। लेकिन अगर उसकी किस्मत खराब हुई तो 10 अटेम्प्ट्स भी असामान्य नहीं होंगे। अगर सच में दांव लगाना है तो मैं अपना पैसा 10 पर लगाऊंगा। इस बातचीत को सुनते हुए मार्कस ने नोट किया कि साइलस केवल सेकंड रैंक स्पिरिचुअलिस्ट था और सच में एक आम बॉडीगार्ड से भी कमजोर था। फिर भी उसे ऐसी प्रतिष्ठा मिली हुई थी जो शायद 5th या 6th रैंक स्पिरिचुअलिस्ट भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते। यही होता है एक पॉपुलर डेटी की ताकत। 47% सिंक्रोनाइजेशन रेट होने के कारण साइलस के पास घमंडी होने की पूरी वजह थी। मार्कस को थोड़ी जिज्ञासा हुई और उसने उन 2 आदमियों की तरफ मुड़कर पूछा, माफ कीजिए सज्जनों, उसने विनम्रता से कहा। मास्टर साइलस आमतौर पर ऐसी सेवा के लिए कितना चार्ज करते हैं? उन्होंने माना कि उन्हें सटीक आंकड़ा नहीं पता, लेकिन अफवाह थी कि उसने एक बार किसी को सिर्फ 1 साल की जिंदगी देने के लिए 7 मिलियन लिए थे। मार्कस ने फिर सीमा के बारे में पूछा। जाहिर तौर पर एक रिचुअल में अधिकतम 1 साल ही दिया जा सकता है और साइलस का एक नियम था, कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा एक्सटेंशंस नहीं मांग सकता। आखिरकार जीवन स्वर्ग से मिला एक उपहार है, उससे ज्यादा मांगना किस्मत को चुनौती देना है। यह सुनकर मार्कस ने अपनी आंखें संकरी कर ली। उसे एहसास हुआ कि अगर वह किसी ऐसे डीटी को ढूंढ ले जो जीवन बढ़ाने में सक्षम हो तो वह साइलस से बाजार का बड़ा हिस्सा छीन सकता है। हॉल के अंदर साइलस ने अचानक अपनी आंखें खोली और वह काफी उलझा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका पहला प्रयास असफल हो गया था, जो सच कहें तो पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं था। कितना अजीब है, साइलस बुदबुदाया। पहले जब भी वह गॉड ऑफ लॉन्जेविटी से संपर्क करता था, वह पुराना देवता हमेशा कम से कम कोई छोटी प्रतिक्रिया जरूर देता था, लेकिन आज आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की लहर भी नहीं थी, जिससे साइलस के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उसने गहरी सांस ली और फिर से इंसेंस उठाया, लेकिन दूसरा प्रयास भी असफल रहा। साइलस के माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना रुके उसने तुरंत फिर से इंसेंस जलाई। तीसरी बार असफल, चौथी बार असफल, 5वीं बार असफल। ये कैसे हो सकता है? उसे लगा कि शायद गॉड ऑफ लॉन्जेविटी नहीं चाहता कि वह स्टर्लिंग परिवार को आशीर्वाद दे। उसका दिल जैसे पेट में डूब गया और स्टर्लिंग्स की उम्मीदें भी उसके साथ ही गिरने लगी। 1 या 2 असफलताएं समझ में आती थी, लेकिन 1 दर्जन असफल प्रयासों के बाद जैकब स्टर्लिंग की बेचैनी 1000 गुना बढ़ गई। अपनी किस्मत खत्म होने को मानने से इनकार करते हुए साइलस ने पसीना पोंछा, खुद को संभाला और फिर से उच्च गुणवत्ता वाली इंसेंस जलाई। इस बार उसके हाथ में पकड़ी इंसेंस वास्तव में रंगीन आभा के साथ चमकने लगी और साथ ही स्पष्ट स्पिरिचुअल पावर की लहर महसूस हुई। सबको लगा कि अब रिचुअल सफल होने वाला है, लेकिन ठीक उसी क्षण बिना किसी चेतावनी के कुछ हुआ। एक छोटी सी चिंगारी उस रंगीन आभा के अंदर फूटी। 1 सेकंड बाद जैसे जंगल की आग फैलती है, पूरी आभा जलकर खत्म हो गई, जैसे किसी रुई के गोले को एक झटके में आग लगा दी गई हो। साइलस की आंखें शौक से फैल गईं जब वह आग अचानक सिमट कर एक असली फायरबॉल बन गई और जोर से उसकी छाती पर आकर टकराई। साइलस ने तुरंत खून उगला, उसका शरीर हवा में उछल गया जैसे टूटी हुई डोर वाली पतंग, और फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। हॉल के बाहर भीड़ में मौत जैसी खामोशी छा गई। एक पल बाद भीड़ ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। रिचुअल पूरी तरह असफल हो गया था और स्पिरिचुअल एनर्जी ने उल्टा वार किया था। हे भगवान, लोग फुसफुसाए, यह असंभव था। अब स्टर्लिंग परिवार का मुखिया सच में खत्म हो गया। स्टाफ तुरंत जैकब स्टर्लिंग को संभालकर कुर्सी पर बैठाने लगा। उसका बेटा उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, रोते हुए खुद को बेकार कह रहा था कि वह अपने पिता की मदद नहीं कर पाया। स्टर्लिंग परिवार के बाकी सदस्य पीले और टूटे हुए चेहरों के साथ खड़े थे। उनकी आत्माएं इस आपदा को देखकर बिखर चुकी थी। बाहर खड़े लोग भी इस त्रासदी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। ये सब देखते हुए मार्कस समझ गया कि उसका मौका आखिरकार आ गया है और यहाँ हम देखते हैं वही अवसर जिसका मार्कस इंतजार कर रहा था। प्रसिद्ध गॉड ऑफ लॉन्जेविटी के अलावा कई अन्य डेटी भी हैं जिनके पास जीवन बढ़ाने की शक्ति है। पहला, मगु, एक महिला डेटी जो लॉन्जेविटी की देवी है और क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट की सेविका है, जिसने अपार पुण्य के जरिए संतत्व प्राप्त किया। लेकिन गॉड ऑफ लॉन्जेविटी की तुलना में वह सच कहें तो काफी कम जानी पहचानी है। फिर आता है स्टार लॉर्ड ऑफ फ्लेमिंग लॉन्जेविटी, सदर्न डिपर के 6 सितारों में से एक। वह जीवन और मृत्यु के मार्ग को नियंत्रित करता है और जीवन की लॉ को बचाने और बढ़ाने की शक्ति रखता है। लोक कथाओं में उसे अक्सर लॉर्ड ऑफ फ्लेमिंग लॉन्जेविटी कहा जाता है। तीसरा, ग्रेट एम्परर ऑफ लॉन्ग लाइफ, जिसे ओल्ड मैन ऑफ द साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। वह प्राइमिवल लॉर्ड ऑफ हेवन का सीनियर डिसिप्लिन है और 6 सोवेरेन में से एक है, जिसकी रैंक खुद जेड एम्परर के बराबर है। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के मार्कस तुरंत डिवाइन रजिस्ट्री की ओर दौड़ा ताकि मागू और लॉर्ड ऑफ फ्लेमिंग लॉन्ग लाइफ के नाम खोज सके। जहां तक ग्रेट एम्परर ऑफ लॉन्ग लाइफ की बात है, उसने उसे देखने की भी कोशिश नहीं की। इस तरह का सिटी लेवल मंदिर कभी भी इतने ऊंचे दर्जे के डीटी को नहीं रखेगा। हालांकि मुख्य हॉल और साइड विंग्स में सावधानी पूर्वक खोज करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि पीछे के आंगन में भी, जहाँ नाम एक साथ भीड़ में भरे हुए थे, उसने हर एक एंट्री को एक एक करके जांचा, लेकिन परिणाम वही रहा। मैगू या लॉर्ड ऑफ फ्लेमिंग लॉन्जेविटी का कोई निशान नहीं था। मार्कस ने झुंझलाहट में अपना सिर खुजलाया। जिंदगी का मौका उसके ठीक सामने था, फिर भी वह इस
अप्रत्याशित विकल्पों की कमी से रोका जा रहा था। उसका मूड बेहद उदास था और उसकी नजरें डिवाइन रजिस्ट्री पर बिना किसी दिशा के घूम रही थीं, किसी भी विकल्प की तलाश में। ठीक उसी पल 2 लाइनों के टेक्स्ट ने अचानक उसका ध्यान खींच लिया। ऊपर 4 तेज अक्षर थे, द अंडरवर्ल्ड। उनके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, हॉल ऑफ यम। इन 2 लाइनों को देखकर मार्कस को अचानक एक पहचान का झटका महसूस हुआ। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और कई शब्द उसके दिमाग में अपने आप चमक उठे। किंग यामा, बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ और ग्रेट सेज। उसने फ्लावर फ्रूट माउंटेन के बंदरों के बारे में सोचा और कैसे उनके नाम रिकॉर्ड से मिटा दिए गए थे। ईमानदारी से कहें तो यह एक साहसी संबंध था। हर शब्द एक ट्रिगर की तरह काम कर रहा था, जो स्वाभाविक रूप से अगले एहसास की ओर ले जा रहा था। बिल्कुल, वह उसे कैसे भूल सकता था। प्राचीन कथाओं में जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने वाला अंतिम डेटी किंग यामा है, जिसे लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नरक के 10 राजाओं में से एक होने के नाते वह बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ को संभालता है। अच्छाई को इनाम देता है, बुराई को सजा देता है और सभी लोगों के क्रम को बनाए रखता है। अगर हम जीवन देने की शक्ति की बात करें तो किंग यम से ज्यादा शक्तिशाली कोई डीटी नहीं है। यहाँ तक कि गॉड ऑफ लॉन्गिविटी को भी उसके सामने झुकना पड़ेगा। दूसरों की तुलना में मागु या लॉर्ड ऑफ फ्लेमिंग लॉन्गिविटी जैसे डीटी के पास केवल सीमित क्षमताएं हैं। उनकी शक्ति एक सूखे कुएं में कुछ बूंद पानी डालने जैसी है। लेकिन किंग यम एक पूरी तरह अलग कहानी है। अगर वह सच में चाहता है कि कोई जिए तो उसके पास इसे अनिश्चित समय तक संभव बनाने की शक्ति है, बशर्ते कि वह खुद इसके लिए तैयार हो। इसके अलावा किंग यामा डिवाइन हायरार्की में एक निर्विवाद हैवीवेट है। असल में पूरे अंडरवर्ल्ड सिस्टम में शक्तिशाली लेकिन अनदेखे पात्र भरे हुए हैं। यहाँ तक कि ग्रेट एम्परर ऑफ द नॉर्थ भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आजकल शायद ही कोई किंग यामा को इंसेंस चढ़ाता है। अंडरवर्ल्ड के बाकी हिस्सों की तो बात ही छोड़ दें, सिवाय उनके सर्वोच्च नेता लेडी अर्थ के। उनकी इंसेंस थोड़ी ज्यादा चमकती है, क्योंकि आखिरकार वह प्राचीन आदिम सृजनकर्ता देवताओं में से एक है। उनकी स्थिति और पद डार्क रेल्म के अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग और अतुलनीय है। एक पल की प्रेरणा में मार्कस ने अपना फैसला कर लिया। उसने तय किया कि उसे किंग यामा को ही चुनना होगा। अचानक मुड़कर वह फिर से हॉल ऑफ लॉन्जेविटी की ओर जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। हॉल के अंदर निराशा एक बढ़ती लहर की तरह फैल रही थी। आर्थर अपनी कुर्सी पर ढहकर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ और जर्जर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। उसकी पत्नी सैरा अपने हाथों में चेहरा छुपाकर रो रही थी, जबकि उनके 2 बच्चे चिंतित चेहरों के साथ पास खड़े थे, पूरी तरह असहाय। चलो, आर्थर ने अपने हाथ को कमजोर सा हिलाते हुए कहा। उसका चेहरा राख जैसा सफेद था। वह समूह के आगे चल रहा था और बाहर खड़े तीर्थयात्री अपने आप रास्ता साफ कर रहे थे। आर्थर ने दूर की ओर देखा, जहां डूबता सूरज खून लाल चमक बिखेर रहा था, जिससे वीरानी का एहसास और गहरा हो रहा था। उसने दांत भींचे। हर कदम असहनीय रूप से भारी लग रहा था। उसने अपने पिता से मन ही मन माफी मांगी, ये महसूस करते हुए कि वह असफल हो गया है। कृपया एक पल रुकिए। उसी समय एक साफ आवाज गूंजी, जैसे शांत कमरे में अचानक गरज उठी हो। भीड़ ने उस दिशा में देखा और रास्ता अपने आप खुल गया। वहां मार्कस खड़ा था, दूरी से परिवार को देख रहा था। आर्थर ने भौहें चढ़ाई, पूरी तरह उलझन में दिख रहा था। उसके पीछे हेड प्रीस्ट जूलियन भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। वह सोच रहा था कि यह युवक अभी तक गया क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले कि वह डांट सके, मार्कस ने फिर से कहा, मास्टर आर्थर, अगर मेरे पास आपके पिता की लॉन्जेविटी के लिए प्रार्थना करने का तरीका हो और वह सफल हो जाए तो क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार होंगे? उसे कोशिश करने देने का यह प्रस्ताव भीड़ पर ऐसे गिरा जैसे गहरे शांत तालाब में एक विशाल पत्थर गिर जाए। झटका पूरे हॉल ऑफ लॉन्गिविटी में फैल गया और हवा अचानक फुसफुसाहटों से भर गई। लोग उसे पहचानने लगे, पूछते हुए कि क्या वह वही लकी आदमी नहीं है जिसे अभी डिवाइन ट्रेस मिला था। वे सोच रहे थे कि जो व्यक्ति गॉड ऑफ वेल्थ की पूजा करता है, वह अचानक लॉन्गिविटी के रहस्य कैसे जान सकता है। हेड प्रीस्ट जूलियन उस पर भड़क उठा, उससे पूछते हुए कि वह इस पवित्र स्थान पर कैसी बकवास कर रहा है। उसने मार्कस से कहा कि वह यहाँ से चला जाए, फिर आर्थर की ओर मुड़कर उससे विनती की कि वह ऐसी बेकार बातों पर ध्यान न दे। उसने इशारा किया कि मार्कस केवल एक ऑब्स्क्योर डीटी की पूजा करता था, जिसके बारे में आर्थर ने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। अपने आसपास बढ़ते हंगामे को नजरअंदाज करते हुए मार्कस सीधे आर्थर के पास गया और उसकी आंखों में देखा। उसने मास्टर को याद दिलाया कि महान प्रीस्ट बेहोश हो चुका है और मदद के लिए कोई बेहतर एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं है। उसने सुझाव दिया कि आर्थर उसे कोशिश करने दे, यह वादा करते हुए कि उसके पास उनके लिए शायद एक सरप्राइज हो सकता है। मंदिर का स्टाफ उस लड़के को हटाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आर्थर ने बस अपने हाथ का एक साधारण इशारा किया। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने गार्ड्स को वहीं रोक दिया, उन्हें उसी जगह जड़ कर दिया। आर्थर ने मार्कस को बिजली जैसी तेज नजरों से देखा। उसे खुद को समझाने के लिए ठीक 1 मिनट दिया। उस आदमी की शक्तिशाली आभा बिना किसी दया के मार्कस पर दबाव डाल रही थी। यह उसके रैंक 5 लीडर होने का सच्चा प्रदर्शन था। मार्कस के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया, फिर भी वह अपनी जगह पर डटा रहा, यह जानते हुए कि प्रे करने के 1 से ज्यादा तरीके होते हैं। उसने समझाया कि जबकि ज्यादातर लोग लॉन्जेविटी के लिए केवल एक डेटी को जानते हैं, लेकिन और भी हैं जिनके पास वही शक्ति है। उसने मागू या लॉर्ड ऑफ फ्लेमिंग लॉन्जेविटी जैसे नामों का उल्लेख किया, जो जीवन का उपहार भी दे सकते हैं। आर्थर ने माना कि इन डीटीज के पास वास्तव में ऐसी शक्ति है, लेकिन एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर इशारा किया। पूरे शहर में उनके लिए एक भी श्राइन समर्पित नहीं था। हालांकि मार्कस ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। उसने आर्थर को बताया कि उसका उन्हें वर्शिप करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जिस डीटी के बारे में वह सोच
सोच रहा है वह कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसने माना कि यह चुनाव असामान्य है, लेकिन जोर देकर कहा कि इस डीटी के पास वास्तव में लॉन्जेविटी देने की शक्ति है। जब उससे पूछा गया कि वह किसकी पूजा करने वाला है, मार्कस ने शांति से जवाब दिया कि वह किंग ऑफ हेल से प्रे करेगा। ये नाम हॉल में 3 बार गूंजा और अचानक वहां मौजूद हजारों लोगों पर एक सिहरन भरी खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक ठंडा जादू डाल दिया हो, जिससे हर कोई चौड़ी आंखों से खड़ा रह गया, ये सोचते हुए कि क्या उन्होंने सही सुना। जूलियन ने एक तेज हंसी छोड़ी, जैसे उसने दुनिया का सबसे बेतुका मजाक सुना हो। पूरी तरह अविश्वास में देखते हुए उसने एक मूर्खतापूर्ण उत्तेजित हंसी हंसी और जैसे उसकी हंसी ने कोई जादू तोड़ दिया हो। पूरा कमरा अचानक मजाक उड़ाने की आवाजों से फट पड़ा। लोग फुसफुसाने लगे कि किंग ऑफ हेल से जीवन का उपहार मांगना पूरी तरह पागलपन है। ईमानदारी से कहें तो वे पूरी तरह गलत भी नहीं थे। मार्कस ने उन्हें नजरअंदाज किया। आर्थर से कहा कि फैसला उसका है और अगर वह असफल होता है तो कोई असली नुकसान नहीं होगा। उसने इशारा किया कि ज्यादा से ज्यादा वे केवल कुछ मिनट का समय ही खोएंगे। हालांकि जूलियन अभी खत्म नहीं हुआ था। वह चिल्लाया कि आर्थर का समय बहुत कीमती है, जिसे मार्कस जैसे महत्वहीन व्यक्ति द्वारा बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसने लड़के को चेतावनी दी कि इस शहर में कोई भी शक्तिशाली सन फैमिली का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करता और मार्कस पहला था जिसने कोशिश की। शोर को नजरअंदाज करते हुए आर्थर ने अपनी नजर मार्कस पर टिका दी। उसकी आवाज खतरनाक धीमे स्वर में बदल गई। उसने सहमति जताई कि इस शहर में कोई भी उसके परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करता और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे युवा प्रीस्ट के लिए दांव बढ़ रहे हैं। उसने मार्कस को चेतावनी दी कि अगर वह इस कर्तव्य के लिए कोई ठोस कारण नहीं दे पाया तो इसके परिणाम होंगे। आर्थर ने साफ कर दिया कि कुछ लोग बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे, लेकिन मार्कस पूरी तरह शांत रहा। उसने आर्थर को बताया कि कारण सरल है, फिर जूलियन की ओर मुड़ा और उससे पिछले 2 दिनों की घटनाओं को बताने के लिए कहा। उसने सुझाव दिया कि जूलियन के अपने मुंह से सच्चाई सुनना सबसे मजबूत सबूत होगा। एक ही पल में कमरे में मौजूद हर नजर जूलियन पर टिक गई, जो अचानक खुद को आर्थर की नजर के भारी दबाव के नीचे पाया। उस अदृश्य दबाव ने जूलियन के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। जब उसने हकलाते हुए कहा कि मार्कस कल मंदिर आया था, उसने कहा कि सिर्फ एक इंसेंस स्टिक के साथ मार्कस ने अपनी डिवाइन सिंक्रोनाइजेशन को 5% तक बढ़ा दिया था। सन फैमिली के सदस्य और बाकी दर्शक जो अब तक अनजान थे, इस खुलासे से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि आर्थर की आंखों में भी अविश्वास और संदेह की झलक चमकी, ये सोचते हुए कि क्या ऐसा अजीब टैलेंट सच में हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि यह युवक एक जीनियस है, लेकिन यह उस धमाके के सामने कुछ भी नहीं था जो वह आज करने वाला था। भीड़ सवालों से गूंजने लगी और जबकि कई लोग मार्कस को नहीं जानते थे, जो लोग कल मौजूद थे उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। बढ़ती हुई फुसफुसाहट को सुनते हुए आर्थर का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, क्योंकि उसकी जिज्ञासा अपनी चरम सीमा तक खींच गई। उसकी नजर एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह जूलियन के चेहरे को काट रही थी। जब उसने पूछा कि आगे क्या हुआ, जूलियन हकलाते हुए बोला कि आज मार्कस ने केवल एक इंसेंस स्टिक का उपयोग करके अपनी डिवाइन सिंक्रोनाइजेशन को फिर से बढ़ा दिया। इस बार वह चौंकाने वाले 43% तक पहुंच गया। उस पल पूरा माहौल पूरी तरह फट पड़ा और आर्थर के चेहरे पर झटका साफ दिखाई देने लगा। उसके पास खड़ी सोफी की आंखें जोर से कांप उठी और उसने इंस्टिंक्टिवली अपने मुंह को ढक लिया, पूरी तरह सदमे में। वह साफ तौर पर गहरे अविश्वास की स्थिति में चली गई थी और उसके पीछे परिवार के बाकी सदस्य भी उतने ही स्तब्ध थे। जो मेहमान पहले मार्कस को नहीं जानते थे, वे ऐसे दिख रहे थे जैसे उनके जबड़े जमीन पर गिर जाएंगे। एक स्टिक से 5% और दूसरी से 43। ईमानदारी से कहें तो इतनी तेजी से बढ़ना उनके मंदिर के इतिहास में कभी सुना ही नहीं गया था। लोग फुसफुसाने लगे, ये सोचते हुए कि क्या यह आदमी इंसान भी है। मार्कस बस घर के मुखिया की ओर देखता रहा। उसने शांत स्वर में पूछा कि क्या यह कारण उसे एक मौका देने के लिए काफी है। आर्थर की स्तब्ध नजरों का पूरी स्थिरता के साथ सामना करते हुए आर्थर अचानक होश में लौट आया। उसका सारा पुराना घमंड गायब हो गया और उसने गंभीरता से अपने हाथ जोड़कर सम्मान पूर्वक झुककर अभिवादन किया। उसने नई ईमानदारी के साथ उस युवक का नाम पूछा, ये महसूस करते हुए कि वह किसी सच में असाधारण व्यक्ति के सामने खड़ा है। मार्कस ने उसे बताया कि इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है और खुद को बस मार्कस के रूप में परिचित कराया। आर्थर ने एक दुर्लभ हल्की मुस्कान दी, फिर वह जूलियन की ओर मुड़ा और उससे तुरंत किंग ऑफ हेल के लिए कई स्टिक्स ऑफ इंसेंस तैयार करने को कहा। जूलियन ने पूछा कि उसे किस ग्रेड की इंसेंस चाहिए, यह बताते हुए कि चूंकि मार्कस पहली बार इस डेटी की पूजा कर रहा है, उसकी सिंक्रोनाइजेशन अभी भी शून्य है। मार्कस ने सुझाव दिया कि चूंकि उसकी सिंक्रोनाइजेशन शून्य है, उन्हें 3 स्टिक्स ऑफ इंसेंस तैयार करनी चाहिए। सफलता या असफलता इन्हीं 3 के अंदर तय हो जाएगी। आर्थर ने युवक की शर्तों को मान लिया और जूलियन से व्यवस्था संभालने को कहा और समूह को साथ लेकर आगे बढ़ा। बड़ा समूह रास्ते के अंदर गहराई तक गया, जब तक कि वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गए, जहां एक जर्जर हवा से लीक होती फूस की झोपड़ी छाया में पड़ी थी। अभी अभी छोड़े गए वीरान पीछे के आंगन की तुलना में भी इस झोपड़ी का सड़न भरा हाल किसी का भी दिल डुबाने के लिए काफी था। पास पहुंचने से पहले ही हम देखते हैं कि झोपड़ी के हिलते दरवाजे के ऊपर एक पुराना पट्ट लगा हुआ है, जिस पर 4 शब्द खून लाल स्याही में लिखे थे। उस पर लिखा था अंडरवर्ल्ड प्रेफेक्चर और इसे देखते ही युवा उत्तराधिकारी जेकब ने हांफते हुए महसूस किया कि उनके आसपास का तापमान अचानक गिर गया। हर दिशा से हड्डियां जमा देने वाली ठंड घुस आई और लड़का डर से चिल्ला उठा, ये मानते हुए कि उसने अंदर भूतिया आग जलती देखी है। जैकब ने झोपड़ी के अंदर 2 डरावनी
हरी रोशनी की झलक देखी और तुरंत अपनी बहन सोफी के पीछे छिप गया, डर से कांपते हुए। सोफी ने उसे बेकार कहकर डांटा, ये पूछते हुए कि उसे रोशनी कहां दिख रही है, और फिर आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा भारी खामोशी में चरमराते हुए खुला, हम अंदर देखते हैं और इस भूले हुए स्थान की असली हालत दिखाई देती है। कमरे में कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी चौकोर मेज जिस पर अलग अलग आकार की कई मेमोरियल टैबलेट्स रखी थी। यहाँ तक कि एक साधारण श्राइन भी नहीं था, किसी देवता की सही मूर्ति तो दूर की बात है। जैसे ही मार्कस आगे बढ़कर करीब से देखने लगा, बीच में सबसे बड़ी टैबलेट पर किंग यामा का नाम लिखा था, जबकि बाईं तरफ एक छोटी टैबलेट अंडरवर्ल्ड जज को समर्पित थी। दाईं तरफ एक और छोटी टैबलेट ब्लैक एंड व्हाइट गार्ड्स का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और मार्कस ने अपने विचार अपने पास रखते हुए आर्थर को आगे बढ़ने का इशारा किया। उसने सुझाव दिया कि अगर आर्थर संतुष्ट है तो उन्हें अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, और घर के मुखिया ने मजबूती से सिर हिलाया। अपने हाथ के एक इशारे से आर्थर ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया जिसमें लिखा था कि भुगतान के मामले में वह मार्कस से बिल्कुल भी मोलभाव नहीं करेगा। उसने वादा किया कि वह पिछले मास्टर के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से मेल करेगा, और अगर मार्कस सच में उसकी जिंदगी बढ़ाने में सफल हो जाता है तो वह खुद उसे 30 मिलियन क्रेडिट्स देगा। एक चौंकाने वाली राशि जो दिखाती है कि बूढ़ा आदमी कितना हताश था। यह सुनकर मार्कस के अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। एक महान परिवार का मुखिया इनाम के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था। उसने आर्थर की शर्तों को मान लिया और बूढ़े आदमी ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन किया, उनके हताश समझौते को सील करते हुए। मार्कस ने तुरंत आर्थर के नाम के पास अपना नाम साइन कर दिया, और अचानक बिना किसी चेतावनी के उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। यह गिरते हुए तांबे के सिक्कों की स्पष्ट खनखनाहट थी, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपनी गर्दन के चारों ओर लटके वेल्थ अट्रैक्टिंग इंगट की ओर देखा। पैसिव एबिलिटी सक्रिय हो गई थी, जिसका मतलब था कि यह कॉन्ट्रैक्ट निश्चित रूप से सफल होगा। एक ऐसा मोड जिसे मार्कस खुद भी मानने में मुश्किल महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस इंगेट के पास अपनी खुद की एक कॉन्सेप्चुअल शक्ति है। आपको इंतजार कराने के लिए माफ कीजिए मिस्टर आर्थर, एक आवाज सुनाई दी जब आखिरकार एक आदमी वहां पहुंचा। जूलियन जो देर से आया था, उसने इंसेंस सौंप दी। आर्थर ने अपनी डिवाइन सेंस से उसे जांचा और कोई समस्या न पाकर हल्का सा सिर हिलाया। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद जूलियन, आर्थर ने कहा, फिर मार्कस की ओर मुड़ते हुए। युवा आदमी, अब बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। मार्कस ने परिवार के मुखिया को आश्वासन दिया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा, फिर विनम्रता से सभी से कुछ देर के लिए बाहर इंतजार करने को कहा। जैसे ही आर्थर और उसका समूह पीछे हट गया, मार्कस ने एक स्टिक ऑफ इंसेंस जलाई और स्पिरिट इन्विटेशन इनकैंटेशन का जाप शुरू कर दिया। हालांकि इस बार वह गॉड ऑफ वेल्थ के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने किंग यामा को स्वयं बुलाने के लिए एक विशेष मंत्र का उपयोग किया। जैसे ही उसने यामा हार्ट सूत्रा को फुसफुसाया, उसके हाथों में पकड़ी इंसेंस अचानक भड़क उठी, एक असामान्य और तीव्र ऊर्जा के साथ जलने लगी। एक ऐसी दुनिया में जो सामान्य आंखों के लिए अदृश्य थी, स्पिरिचुअल एनर्जी का एक उछाल आसमान की ओर उठा, मुड़ता और घूमता हुआ, फिर एक आकार में बदल गया। वह एक तेज तलवार बन गया जो गहराई तक धरती में धंस गई और गायब हो गई, अंडरवर्ल्ड प्रेफेक्चर तक पहुंचते हुए, जहां एक भूतिया हवा चलने लगी। सोल गाइडिंग लैंप्स की कतारें धुंधलके में मंद मंद टिमटिमा रही थी, एक अंधेरे रास्ते के अंत तक ले जाती हुई, जहां एक पुराना सिंदूरी द्वार खड़ा था। विशाल द्वार धीरे धीरे चरमराते हुए खुला, एक ऐसे हॉल को प्रकट करते हुए जो ठंडी हवाओं से भरा था, जहां ऑक्स हेड और हॉर्स फेस गार्डियंस दोनों तरफ खड़े थे। ऑक्स हेड की आंखें लालटेन की तरह लाल चमक रही थी, उसके सींग जंजीरों में लिपटे थे, जबकि हॉर्स फेस ने अपने दांत दिखाए हुए थे, एक ठंडी चमकती हुई छड़ी पकड़े हुए। ऊंचे सिंहासन पर किंग यामा बैठा था, एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व जो पहाड़ जैसा था, आराम से झुका हुआ, एक अनुभवी सेनापति जैसा आभा मंडल लिए हुए। उसके हाथ में एक वाइन गोर्ड था जो उसके गार्डियंस से कई गुना बड़ा था, और वह उसे झुकाकर लगातार शराब की धारा अपने मुंह में डाल रहा था। उसी समय सुनहरी रोशनी की एक लकीर हॉल में उड़ती हुई आई। किंग यामा की नजर तेज हो गई, उसने हाथ बढ़ाकर उस रोशनी को पकड़ा और उसे पूरा निगल गया। आह, नश्वर दुनिया की इंसेंस, उसने स्वाद लेते हुए कहा। सच में बहुत समय हो गया है। उसने टिप्पणी की कि ये नश्वर कल्टीवेटर्स सच में अतृप्त हैं, यहाँ तक कि अपनी योजनाएं और इच्छाएं उसके पास लाने की हिम्मत रखते हैं। उसने सोचा कि क्या ये नश्वर सच में मानते हैं कि अंडरवर्ल्ड, जो 3 महान लोकों में से एक है, कोई साधारण प्लेग्राउंड है छोटे मोटे स्पिरिट्स के लिए। गार्डियंस ने उसकी झुंझलाहट महसूस करते हुए अनुमति मांगी कि इस साहसिक अपराधी को पकड़ लिया जाए, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। ये खास नश्वर किसी तरह इंसेंस को सीधे उसकी आंखों के सामने भेजने में सफल रहा था, जो कि मानना पड़ेगा एक निश्चित स्तर की स्किल दिखाता है। राजा ने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा, खासकर क्योंकि वह काफी समय से नश्वर दुनिया में नहीं गया था। इसके अलावा इस खास इंसेंस का स्वाद इतना अच्छा था कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था, और आखिरकार उसे दोष कौन दे सकता है। एक ही विचार के साथ किंग यम अपने सिंहासन से गायब हो गया, अंडरवर्ल्ड के हॉल को पीछे छोड़ते हुए नश्वर मंदिर की ओर। छोटी झोपड़ी के अंदर अचानक एक हड्डियां जमा देने वाली हवा चलने लगी, जिससे मार्कस को छोड़कर बाकी सभी अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। समूह ने चारों ओर भ्रम में देखा, ये सोचते हुए कि यह ठंडी हवा कहां से आई। तभी जूलियन ने महसूस किया कि उसके ऊपर की रोशनी फीकी पड़ रही है। ऐसा लगा जैसे एक विशाल छाया अचानक उन पर फैल गई हो। उसने स्वाभाविक रूप से ऊपर देखा, और जो उसने देखा वह समझ से परे था। हैरान होकर उसने अपने पिता को पुकारा, और जैसे ही सभी ने उसकी नजर का पीछा किया, वे उस दृश्य को देखकर वहीं जड़ हो गए। साधारण झोपड़ी के ऊपर
ऊपर काले बादल एक भारी द्रव्यमान में इकट्ठा हो गए थे, एक डरावनी लाल आग के साथ घूमते हुए। आर्थर का बेटा इतना डरा हुआ कि वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा, हकलाते हुए पूछ बैठा कि यह भयानक चीज क्या हो सकती है। यहाँ तक कि जूलियन भी मुंह खोले खड़ा था, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ऐसा दृश्य उनकी कल्पना से परे था। आर्थर अपनी बढ़ती उत्तेजना को छिपा नहीं सका। उसकी नजर झोपड़ी पर टिकी हुई थी, जहां उसने देखा कि मार्कस अब अंधेरे में ढका हुआ था। एक घना काला धुंध उस युवक के चारों ओर घूम रहा था। आर्थर ने स्वाभाविक रूप से अंदर दौड़कर मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया। एक अदृश्य शक्ति ने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता। यह स्पष्ट चेतावनी थी कि दूर रहें। अंदर से मार्कस ने आवाज लगाई, आर्थर से कहा कि घबराएं नहीं और उसके संकेत का इंतजार करें। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। अंदर मार्कस स्थिर नजरों से उस विशाल भूतिया आकृति को देख रहा था, जो वेदी के ऊपर चिल्लाती हवाओं के बीच प्रकट हो रही थी। एक आवाज जैसे पत्थर पत्थर से रगड़ रहा हो हर दिशा से गूंज उठी, लड़के से पूछते हुए कि क्या वह अपने कार्यों के भार को समझता है। उस सत्ता ने नीचे देखा और टिप्पणी की कि मार्कस में निश्चित रूप से साहस है, जो खुद अंडरवर्ल्ड के स्वामी को बुलाने की हिम्मत करता है। उस सत्ता ने पूछा कि क्या मार्कस को डर नहीं है कि वह उसी समय उसकी सोल को ले लेगा, लेकिन मार्कस ने बस गहराई से झुककर अभिवादन किया। उसने अपनी ग्रीटिंग्स दी, शांति से, यह कहते हुए कि वह अब भी काफी युवा है और अब भी आफ्टर लाइफ के लिए तैयार नहीं है। जहां तक डरने की बात है, उसने पूछा कि उसे तीनों लोगों के एक न्यायप्रिय देवता से क्यों डरना चाहिए। एक ऐसा जवाब जिसने वास्तव में गूंजती हुई हंसी पैदा कर दी। राजा ने टिप्पणी की कि मार्कस एक चालाक छोटा व्यक्ति है, हालांकि उसके पास ऐसा साहस है जो अन्य नश्वर लोगों में शायद ही कभी देखा जाता है। आमतौर पर लोग उसके प्रकट होते ही कांपने लगते हैं और बोलने की क्षमता खो देते हैं, लेकिन मार्कस पूरी तरह शांत रहा। फिर राजा ने उसके बुलाने का उद्देश्य जानना चाहा और जैसे ही उसने यह कहा, उनके आसपास की भूतियां हवाएं और भी ठंडी हो गईं। ये ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे 10,000 आत्माएं एक साथ रो रही हों। फिर भी मार्कस ने बस समझाया कि उसके पास राजा को देने के लिए एक महान मेरिट है। उसने राजा से कहा कि वह उसे एक महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल रिवॉर्ड देना चाहता है, जो सच कहें तो करने के लिए एक साहसिक दावा था। राजा की आवाज संदिग्ध हो गई। स्पष्ट रूप से एक साधारण मोटल लड़के से इतने असामान्य उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उसने मार्कस को तुरंत सच बोलने का आदेश दिया। उसकी उपस्थिति छोटी झोपड़ी को एक भारी दबाव से भर रही थी। उसने चेतावनी दी कि भले ही लड़के का प्राकृतिक जीवन काल समाप्त नहीं हुआ हो, वह फिर भी जल्दी हिसाब चुकता करने का कारण ढूंढ सकता है। मार्कस ने समय बर्बाद नहीं किया और समझाया कि कैसे साइलस नाम के एक आदमी ने अपने पिता का जीवन बढ़ाने के लिए स्वर्ग को धोखा देने की कोशिश की। राजा अविश्वास में था, पूछते हुए कि क्या मार्कस सच में उम्मीद करता है कि वह एक मरते हुए मोर्टल को उसके प्राकृतिक जीवन काल में विस्तार दे। यह एक ऐसा अनुरोध था जो प्रकृति के नियमों को ही चुनौती देता था, और राजा की आवाज में अविश्वास और मनोरंजन का मिश्रण गूंज रहा था। उसने पूछा कि क्या लड़के ने गलत भगवान को बुला लिया है, उसे याद दिलाते हुए कि वह मृतकों का राजा है, न कि लॉन्जेविटी का भगवान। मार्कस हल्के से हंसा और राजा को पुरानी कहावत याद दिलाई कि एक जीवन बचाना महान स्पिरिचुअल रिवॉर्ड देता है। उसने सुझाव दिया कि अगर राजा बस थोड़ा सा अपना हाथ उठा दे तो वह विशाल मेरिट केवल उसी का होगा। राजा भड़क उठा, उसे बकवास बंद करने को कहते हुए, जैसे कि जीवन और मृत्यु की किताब कोई खिलौना हो जिससे खेला जाए। उसने गरजते हुए कहा कि लड़का जब चाहे तब साल नहीं जोड़ सकता, क्योंकि स्वर्गीय नियमों की ऐसी खुली अवहेलना अकल्पनीय थी। एक अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड से इस तरह की बेतुकी और कानून विहीन योजना मानने के लिए कहना उसकी नजर में पूरी तरह हास्यास्पद था। राजा ने पूछा कि क्या मार्कस सोचता है कि उसने अपनी पोजीशन बहुत लंबे समय तक संभाली है, और जैसे ही वह बोला, उनके चारों ओर की भूतियां हवाएं और भी उग्र हो गईं। झोपड़ी का तापमान तेजी से गिर गया, हड्डियों तक ठंडा करने वाला बन गया, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि मृतकों का लॉर्ड सच में अपमानित हुआ है। मार्कस सोचने लगा कि क्या यह खास मृतकों का राजा बस एक कठोर नियमों का पालन करने वाला अधिकारी है, जो हर नियम को अक्षरशः मानता है। उसने जल्दी सोचा, महसूस करते हुए कि उसकी सामान्य किस्मत उम्मीद के अनुसार काम नहीं कर रही थी और स्थिति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर लग रही थी। भौहें चढ़ाते हुए उसने अपनी अगली चाल के बारे में सोचा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि इस तनावपूर्ण क्षण में राजा की छिपी इच्छाओं को कैसे छुआ जाए। जैसे ही उसकी नजरें छोटी श्राइन के जर्जर और साधारण माहौल पर घूमी, अचानक उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। राजा ने पूछा कि लड़का चुप क्यों हो गया है, ये पूछते हुए कि क्या उसे आखिरकार एहसास हो गया कि उसने सीमा पार कर दी है। मार्कस ने माना कि उसका अनुरोध सच में थोड़ा ज्यादा था, जो राजा को थोड़ा चौंका गया। राजा ने कहा कि कम से कम लड़के में कुछ सेल्फ अवेयरनेस है, लेकिन मार्कस ने जल्दी से जोड़ा कि उसके पास बदले में देने के लिए कुछ है। उसने सुझाव दिया कि वह राजा को वही दे सकता है जो वह चाहता है, जिससे देवता ने पूछा कि एक मोर्टल उसकी इच्छाओं को कैसे जान सकता है। राजा ने उसे बोलने को कहा और मार्कस ने पूछा कि क्या होगा अगर वह राजा के सम्मान में एक शानदार महल बनवाने की व्यवस्था करे। उसने प्रस्ताव रखा कि वह राजा के लिए एक स्वर्ण मूर्ति बनवाए जिसे मोर्टल लोग पूजें, यह सोचते हुए कि क्या इससे बदले में एक छोटा सा फेवर मिल सकता है। उसने इसे एक छोटा सा अनुरोध बताया, बस हाथ का एक हल्का उठना। इसके बदले इतनी भव्य सांसारिक भक्ति और एक स्वर्ण शरीर। स्वर्ण मूर्ति का विचार स्पष्ट रूप से असर कर गया, खासकर एक ऐसे देवता के लिए जिसके पास इस समय केवल एक साधारण लकड़ी की तख्ती थी और कोई उचित रूप नहीं था। एक भव्य महल
महल और स्वर्ण रूप का वादा राजा पर जैसे शारीरिक प्रहार की तरह लगा। उसे कुछ पल के लिए स्तब्ध छोड़ गया। राजा ने इस साधारण झोपड़ी के चारों ओर देखा और पूछा कि क्या यह मंदिर मार्कस के परिवार का है। उसकी आवाज में उम्मीद की झलक थी। जब मार्कस ने स्वीकार किया कि यह उसका नहीं है तो राजा का स्वर और नरम हो गया। जब उसने पूछा कि क्या लड़के के परिवार के पास कोई और मंदिर है, मार्कस ने स्वीकार किया कि उनके पास एक भी नहीं है, जिसने तुरंत राजा के गुस्से को भड़का दिया कि एक साधारण मॉर्टल ने उसका मजाक उड़ाया। राजा गरजा कि लड़के ने उसकी बेवकूफी बनाने की हिम्मत की, लेकिन मार्कस ने जल्दी से महान राजा से कहा कि वह अब भी अपना धैर्य न खोए। उसने समझाया कि जबकि उसका अपना परिवार साधारण है, जो आदमी लंबा जीवन चाहता है वह बेहद अमीर है और ऐसे कई स्थानों का मालिक है। मार्कस ने बताया कि स्टर्लिंग परिवार का मंदिर इस क्षेत्र के 4 सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जिसमें अपार प्रभाव और रिसोर्सेज हैं। उसने वादा किया कि अगर राजा सहमत हो जाए तो वह उन्हें खुशी खुशी एक भव्य मंदिर बनाने और एक स्वर्ण मूर्ति गढ़ने के लिए मना लेगा। जैसे ही भूतिया हवाएं शांत हुई, ऐसा लगा कि मृतकों का राजा पहले से ही अपनी महिमा के सुखद सपने में खो गया है। अंत में राजा बोला, कहते हुए कि चूंकि मार्कस इतना दयालु है, शायद जीवन बढ़ाने का यह मामला फिर से विचार किया जा सकता है। उसने माना कि वह इस बार एक अपवाद कर सकता है, जिससे मार्कस ने जल्दी से देवता को अपनी गहरी कृतज्ञता अर्पित की। मार्कस ने कहा कि प्राचीन ग्रंथ हमेशा इस राजा की प्रशंसा करते हैं कि वह अंडरवर्ल्ड के 10 लॉर्ड्स में सबसे न्यायप्रिय है। उसने जोड़ा कि आज राजा की करुणा देखकर वे कथाएं सच साबित हुई और वह इस सीख से सच में विनम्र महसूस कर रहा था। राजा सूखी हंसी हंसा, लड़के से कहा कि वह इतनी खुली चापलूसी बंद करे। हालांकि उसे इससे ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नहीं लग रहा था। उसने बदले में एक खास वादा मांगा, यह कहते हुए कि अगर मार्कस उसे पूरा कर सके तो उसकी रिक्वेस्ट जरूर मंजूर की जाएगी। राजा ने दोहराया कि मार्कस जो भी चाहता है वह सब पूरा होगा, बशर्ते शर्तें पूरी की जाए। मार्कस ने राजा के इंस्ट्रक्शंस मांगे और देवता ने स्टर्लिंग परिवार की गोल्डन श्राइन बनाने की इच्छा का जिक्र किया। फिर राजा ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, अगर मंदिर बनाया गया तो क्या मार्कस एक खास लेवल की डिवोशन की गारंटी दे सकता है? खास तौर पर वह जानना चाहता था कि क्या उसे हर एक दिन 10,000 स्टिक्स ऑफ इंसेंस मिलेंगे। मार्कस हैरान रह गया, सोचते हुए कि वह आखिर कैसे 10,000 लोगों को हर दिन पूजा करने के लिए ढूंढ सकता है। यह एक बेवकूफी भरी मांग थी। उसे एहसास हुआ कि चूंकि राजा डेथ का लॉर्ड था और वेल्थ का गॉड नहीं, बहुत कम आम लोग रोज उससे प्रार्थना करेंगे। राजा ने उस पर दबाव डाला, पूछते हुए कि क्या वह इस डील के लिए मान जाएगा ताकि दोनों में से कोई भी निराश न हो। देवता का टोन अजीब तरह से लुभाने वाला हो गया था, जैसे वह मार्कस को किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। मार्कस ने सोचा था कि गोल्डन स्टैचू ही डील को पक्का करने के लिए काफी होगा, लेकिन उसने साफ तौर पर राजा की लालच को कम आंका था। यह अचानक काउंटर ऑफर उसे पूरी तरह से चौंका गया। उसे इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। उसने राजा से स्वीकार किया कि रोज 10,000 स्टिक्स ऑफ इंसेंस देना एक मुश्किल काम था, यहाँ तक कि स्टर्लिंग्स जैसे अमीर परिवार के लिए भी। मार्कस ने कहा कि भले ही राजा अपने न्याय और बुराई से नफरत के लिए जाना जाता था, ज्यादातर आम लोग अंडरवर्ल्ड से बहुत ज्यादा डरते और अनजान थे। उसने समझाया कि आम लोगों को हर दिन डेथ को समर्पित मंदिर में आने के लिए मनाना बेहद मुश्किल होगा। जैसे ही वह बोल रहा था, अचानक एक एहसास उसे लगा। उसे शक होने लगा कि राजा को इतना इंसेंस सिर्फ अपने निजी आनंद के लिए नहीं चाहिए। यह ज्यादा संभव लग रहा था कि राजा कुछ बड़ा प्लान कर रहा था, शायद डिवाइन ऑफरिंग्स के मॉर्टल मार्केट में घुसने की कोशिश। वह शायद सभी अंडरवर्ल्ड देवताओं के लिए एक फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रहा था, उनकी इन्फ्लुएंस और टेरिटरी को जीवित दुनिया में फैलाने के लिए। अगर यह योजना सच में सफल हो जाती तो यह एक बहुत बड़ा कदम होता जो तीनों रील्म्स को हिला देता। जब उसका 3000 साल का टर्म खत्म होता तो राजा सिर्फ एक लोकल लॉर्ड नहीं रहता, बल्कि उसके पास इतनी ताकत होती कि वह आफ्टर लाइफ के सबसे बड़े एम्परर्स को टक्कर दे सके। ऐसी ताकत के साथ राजा किसी भी सिंहासन का दावा कर सकता था जो वह चाहता। इसलिए उसने मार्कस से इस मामले पर उसके असली विचार पूछे। राजा उसके प्रपोजल का इंतजार करता रहा और मार्कस ने सावधानी से शुरुआत में रोज के ऑफरिंग्स की बहुत कम संख्या सुझाई। राजा लड़के की इस हिम्मत पर गुस्से से भर गया, यह बताते हुए कि उसने 10,000 स्टिक्स ऑफ इंसेंस मांगे थे और मार्कस ने लगभग कुछ भी नहीं दिया। उसने तिरस्कार से कहा कि अगर ऑफरिंग्स इतने कम होंगे तो गोल्डन स्टैचू का क्या फायदा, यह डरते हुए कि बाकी डेथ के लॉर्ड्स उसका मजाक उड़ाएंगे। गुस्से में राजा ने मार्कस का पूरा नाम मांगा, यह कहते हुए कि वह उसके एंसेस्टर्स को अंडरवर्ल्ड में ढूंढना चाहता है और उनसे बात करना चाहता है। मार्कस थोड़ा घबरा गया, सोचते हुए कि राजा को इसमें उसके एंसेस्टर्स को क्यों घसीटना पड़ा, लेकिन उसने जल्दी से बात को वापस फॉर्मल रिक्वेस्ट की तरफ मोड़ने की कोशिश की। उसने स्वीकार किया कि वह तुरंत हजारों पिलग्रिम्स को मंदिर में नहीं ला सकता, लेकिन उसके पास राजा के लिए मेरिट और डिवोशन कमाने का एक और तरीका था। उसने एक ऑल्टरनेटिव मेथड प्रस्तावित किया जिससे राजा पूजा के फल का आनंद ले सके और मॉडर्न तरीकों से जीवित लोगों के बीच अपनी रेपुटेशन बना सके। मार्कस ने कहा कि वह राजा की स्पिरिट को अपने घर में रोज की पूजा के लिए ला सकता है, वादा करते हुए कि वह अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेगा ताकि ज्यादा लोग देवता की असली नेचर को समझ सकें। उसका मानना था कि जब लोग सच में अंडरवर्ल्ड को समझेंगे तो वे खुद ही डिवोशन देंगे और यह बात एक व्यक्ति से दूसरे तक फैल जाएगी। उसने तर्क दिया कि जैसे ही बात फैलती जाएगी 10,000 स्टिक्स ऑफ इंसेंस तक पहुंचना तय है। यह सबसे अच्छा समाधान था जो वह अब भी दे सकता था। एक लंबी खामोशी बड़े हॉल पर छा गई और हम देखते हैं कि भूतिया हवाएं और रोती
बोलती हुई स्पिरिट्स की आवाजें धीरे धीरे खत्म होकर एक भारी सन्नाटे में बदल जाती हैं। कुछ देर बाद राजा की आवाज अंधेरे में धीरे से गूंजी, पूछते हुए कि क्या लड़का सच में इतने साहसी प्लान को पूरा करने का इरादा रखता है। राजा ने इस विचार पर सोचा कि उसे एक मर्टल घर में पूजा के लिए बुलाया जाएगा, इसे सच में साहसी और अप्रत्याशित पाते हुए। उसने मार्कस से पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता कि एक अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को घर लाने से सिर्फ बदकिस्मती और अंधेरा ही आएगा। मार्कस ने जल्दी से उसे आश्वस्त किया, ये तर्क देते हुए कि चूंकि राजा बदकिस्मती का गॉड नहीं था, इसलिए किसी भी बुरे संकेत से डरने का कोई कारण नहीं था। उसने दावा किया कि राजा के ऊंचे स्टेटस के लिए उसकी प्रशंसा बहती हुई नदी की तरह अंतहीन थी, और अगर राजा उसकी साधारण स्थिति से परहेज नहीं करता तो वह राजा को अपना गोद लिया हुआ पिता मानने के लिए भी तैयार था, अपने पिछले स्पिरिट्स के साथ डीलिंग से साहस पाते हुए। चूंकि वह पहले ही एक शक्तिशाली देवता के साथ शपथबद्ध भाई बन चुका था, उसने सोचा कि राजा का गोद लिया हुआ बेटा बनना इतना भी असंभव नहीं था। उसे एहसास हुआ कि राजा मानता है या नहीं यह उसी पर निर्भर था, और मार्कस के पास इतना साहसी अनुरोध करने में खोने के लिए कुछ भी नहीं था। बिजनेस में थोड़ा सा साहस बहुत दूर तक जाता है। हालांकि राजा ने साफ तौर पर उम्मीद नहीं की थी कि बातचीत इस मोड़ पर जाएगी। डेथ का लॉर्ड स्तब्ध खामोशी में बैठा रहा, यह समझते हुए कि यह नश्वर लड़का सच में खुद को शाही परिवार में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। राजा हंसा, मार्कस को एक फिसलन भरी छोटी लोमड़ी कहते हुए, जो अपने ही भले के लिए शब्दों के साथ बहुत ज्यादा चालाक था। उसने ध्यान दिया कि मार्कस अब सिर्फ जीवन और मृत्यु की बुक पर नजर नहीं रख रहा था, बल्कि अब खुद राजा के साथ एक निजी संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। मार्कस ने जोर देकर कहा कि उसका हर शब्द उसके दिल की गहराई से बोला गया था। हालांकि राजा ने संदेह भरी आवाज के साथ प्रतिक्रिया दी। राजा ने फिलहाल गोद लेने के मामले को एक तरफ रखने का फैसला किया, मार्कस से कहते हुए कि अगर वह सच में ऐसा टाइटल चाहता है तो उसे असली परिणाम लाने होंगे और अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, सिर्फ अपनी मीठी बातों पर भरोसा करने के बजाय। लड़के की स्पष्ट डिवोशन को देखते हुए राजा नरम पड़ा और उससे कहा कि वह जल्दी से उस व्यक्ति का नाम बताए जिसे वह बचाना चाहता है। उसने वादा किया कि वह पहले रिकॉर्ड्स चेक करेगा और फिर कोई अंतिम निर्णय लेगा, जो मार्कस के लिए एक अस्थायी हाँ जैसा लगा। और इस तरह ऐसा लगा कि डील तय हो गई और असंभव रिक्वेस्ट सच में मंजूर कर ली गई। बिजनेस खत्म होने के साथ राजा ने अपने स्पेक्ट्रल गार्ड्स को हॉल से हटने का संकेत दिया। भूतिया अधिकारियों ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। जैसे ही अंडरवर्ल्ड का दबाव भरा माहौल धीरे धीरे हटने लगा, जैसे ही एएपी इस अंधेरे रियल्म से बाहर निकले, कृपया याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।